ये कहावत सुनिए आप लोगों ने, कितना बदल गया इंसान। आज की पिक्चर और यहाँ पर ये है 2018 की पिक्चर, जब ये अपने परिवार के साथ में घूमने आए थे और ताजमहल देखा इन्होंने पर्सनली जाकर आगरा के अंदर में। और आज की डेट में यही इंसान जो है इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गया है। ये इतना बड़ा शिफ्ट कि किसी देश की कंट्री के ऊपर बेसिकली मतलब एक लीडर के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर आरोप लगा देना अपनी पार्लियामेंट अपनी संसद के अंदर में खड़ा होकर, ये इंसान तभी कर सकता है जब उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो। यानी कि बिना पॉलिटिकल मोटिव के कभी भी कोई भी इंसान जो है वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगा। ये जस्टिन ट्रूडो से जो आज की डेट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फुल मेजोरिटी में काम नहीं कर रही है। उसका जो सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो खालिस्तानी सपोर्टर भी हैं, तो उन्हीं के फंडिंग पर कहीं ना कहीं माना जाता है कि इनकी जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पर पनप रही है। और आज की डेट में इनके द्वारा ये जो स्टेप उठाए गए हैं, मतलब एक तरीके से हमारे देश के जो डिप्लोमेट्स को अपने देश में से निकाला, इसी के साथ में हमारे देश के जो लीडर हैं उन्होंने भी डायरेक्ट सेम उन्हें कहते टिट फॉर टैट किया इनके लीडर्स को या फिर इनके जो डिप्लोमेट्स को 5 दिन के अंदर अंदर बोल दिया है कि वो भारत छोड़ दें। तो ये आज की डेट में इंडिया और कनाडा के रिलेशन का सबसे लो पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और वो किसके लिए? वो जस्ट फॉर द पॉलिटिक्स। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में कनाडा के अंदर में जो मैक्सिमम इंडियन कम्युनिटी है उसमें से काफी बड़ा सेक्शन जो है वो सिख कम्युनिटी का है, और उसमें से काफी बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला आप लोगों को एक सेक्शन देखने को मिलेगा। और वो सेक्शन यहां पर इनकी पॉलिटिक्स के अंदर में जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहां पर ये आज की डेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि खुले आम आकर ये बोल देना कि एक तरीके से यहां पर किसी पर्टिकुलर सरकार को, किसी दूसरी कंट्री को, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसके ऑलरेडी इंटरपोल के द्वारा भी यहां पर उसके लिए नोटिस इशू किया गया। इवन अगर बात करें तो हमारे देश के लीडर्स के द्वारा भी यहां पर लिस्ट भेजी गई थी यहां पर कनाडा के लीडर को कि यहां पर उनको वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया। और उस इंसान के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आकर खड़ा हो गया एक देश के अपोज में, और वो भी उस देश के अपोज में जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इनके देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारा खेल ओनली पॉलिटिक्स ही करवा सकती है। तो अभी फिलहाल यहां पर यही बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है कि जिस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लोग जो है मरे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे लेवल पर ये व्यापार करने के चक्कर में है, कनाडा जो है वो भारत के साथ में इस पर्टिकुलर व्यापार की जो बात चल रही थी उससे पीछे हट चुका है। आज की डेट में खालिस्तान का जो अभी ये फंडा चल रहा है उसके देश के दोनों के जो रिलेशन है वो बिल्कुल लो पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कनाडा ने जब से भारत के जो वरिष्ठ राजनयिक हैं उनको वहां से निष्कासित किया, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, तब से लेके अब तक का अब इंडिया ने भी साफ साफ बोल दिया कि 5 दिन के अंदर में कल्टी मार लो यहां से। तो यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें तो ये रिलेशन जो है इनको रिपेयर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल पर ये रिलेशन आ चुके हैं यहां तक पहुंचना अब ये बहुत ही टफ होगा। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में, खासकर जो इंडियन कम्युनिटी कनाडा के अंदर में रहती है उसको आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके खिलाफ एक हेट्रेड भी वहां पर देखने को मिल सकता है जो कि लोकल कम्युनिटी है। देखिए हमारे देश के अंदर में जैसे आप लोग स्टेट वर्ड यूज करते हैं ना, ऐसे कनाडा के अंदर में प्रोविंस वर्ड यूज करते हैं। तो वहां पर अलग अलग प्रोविंस है, तो वो जो प्रोविंस है ऐसा नहीं कि सारी के सारी प्रोविंस जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही है। कई सारे प्रोविंस के जो लोकल लीडर हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कनाडा के जो पीएम है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और यहाँ पर उस पॉलिटिक्स के चक्कर में यहाँ पर ये इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं जो कि आज की डेट में दोनों देश के रिलेशन जो है वो इतने लो पर इनके द्वारा पहुंचा दिए गए हैं। कल आप लोगों को याद होगा पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था दोनों के रिलेशन के बारे में। अब आने वाले टाइम पे पोजीशन कहां पर पहुंचती है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई फालतू की बातें। अच्छी बात ये है, हाँ ये बात करते हैं अपनी जो कल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर में नया बिल रखा गया उसके बारे में, वो हमारे लिए अच्छी बातें हैं। ये जो चल रहा है ये हमारी गवर्नमेंट अपने हाथ थाम लेगी, बहुत ही वो नहीं कहते कि सक्षम लीडर है हमारे पास में इस तरीके के चीज़ों को डील करने के लिए। आगे बहुत सारे प्यारे प्यारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले ये बताओ कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का, और आज के दिन को किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो, क्या इसके लिए प्लान आप लोगों ने बना लिया है? अगर नहीं तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को इंप्रूव करनी है, कोई और यहाँ पर नहीं आने वाला है इसको इंप्रूव करने के लिए। और इसी के साथ में डिसिप्लिन टेस्ट में 5 में से कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग के, तो ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि जरूरी है डेली अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पर अपने डिसिप्लिन से हट जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नया ईयर आता है, बड़े बड़े रिजोल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद में फिर पुराने पैटर्न पर आ जाते हैं, और ये हर साल की बात है।
तो ये आप लोगों के द्वारा खुद ही डिसाइड की गई चीज़ है। जब आप लोग खुद ही नहीं कर रहे हैं तो कोई और बोलेगा तो कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो और अपनी चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना स्टार्ट करो और दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। एक बच्चे के द्वारा ये मुझे बेसिकली कोटेशन सेंड की गई पर्टिकुलरली, बोला कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। उसने बोला कि सर अभी कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों पहले मेरे कुछ एग्जाम निकले तो कई सारे लोग जो है मेरे साथ में जुड़ गए, मतलब स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स वगैरह निकले, पर लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हुआ। और फिलहाल के टाइम पर जो कंडीशन है, अंदर से इतना डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, दूसरे भी एग्जाम दे रहा हूँ, अब वो भी नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें तो ये अंदर से इंसान जो है टूट जाता है एग्जाम दे देकर और लग रहा है कि यार फाइनल नंबर ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पर सिचुएशन ये होती है, कई सारे लोग जो आपके साथ पे आके रहना स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे लोग साथ में थे तो घर से तो पैसा मिल नहीं रहा था, तो कुछ लोगों से इन्होंने पैसा मांगा और उन्होंने पैसा देने से साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बेरोजगार जितनी बुरी एक हालत आज की डेट में किसी इंसान की नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको समाज में कोई इज्जत नहीं देता, और जिस दिन उसकी जॉब लग जाती है उसी दिन जो है दुनिया जो है ढोलक बजाने आ जाती है। तो इसलिए हमेशा ये ऐसा टाइम है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा लर्निंग देता है। जितनी सीख आप लोगों को इस टाइम में मिलेगी ना, जिंदगी में कोई भी टाइम आप लोगों को इतनी लर्निंग नहीं देगा। तो हमेशा जब प्रॉब्लम में हुआ करे ना, उस टाइम पर अपने आप को थोड़ा सा ओपन कर दिया करो कि देखे तो सही कि आसपास चल क्या रहा है। और आप लोग हमेशा देखना कि आप लोग उस टाइम पर ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उस माहौल से अगर निकल जाओगे तो अपने लिए अपने आप को एक बेहतर इंसान आप लोग पाओगे। बस थोड़ा सा बस उस टाइम पर, वो नहीं कहते कि पेशेंस रख लेना मेरे यारो, बस उस टाइम पर पेशेंस रख लो, उसके बाद में जिंदगी जो है वो राह पर आ जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। जब यहाँ पर प्रीलिम्स देकर मेंस देकर आप लोग आ चुके हैं तो थोड़ा सा और पेशेंस कर लो यार, इंटरव्यू भी निकलेगा जब यहाँ तक आ चुके हो तो, है कि नहीं। तो एक तरीके से थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आगे चलते रहिए बस। ओके दोस्तों, कल का दिन जो है हमारे देश में काफ़ी धुआंधार बैटिंग हुई अलग अलग फील्ड में। आप लोगों ने देखा कि शानदार तरीके से हमारी जो नई बिल्डिंग है उसमें हमारे जो नेता है उनकी एंट्री हुई, और एंट्री करते ही जो सबसे खतरनाक चीज़ हुई वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको नाम दिया गया है बेसिकली नारी वंदन विधेयक। मतलब पहले ही दिन नई पार्लियामेंट के अंदर में नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा बिल लेकर आया गया, जिसके चलते पूरे देश में इसकी चर्चा देखने को मिली। और ये जो स्पेशल सेशन यहाँ पर देखने को मिला, इस स्पेशल सेशन का जो फर्स्ट डे था वो पुरानी बिल्डिंग में देखने को मिला, यानी कि जो सेशन था उसका फर्स्ट डे पुरानी बिल्डिंग को दिया गया। उस टाइम पर उस पुरानी बिल्डिंग को छोड़ते हुए फिर नेक्स्ट डे जो है वो नई बिल्डिंग में एंट्री की गई। जब नई बिल्डिंग में एंट्री की गई तो उसी के साथ में पुरानी बिल्डिंग, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग बोला करते थे, पार्लियामेंट का जो सदन था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, अब संविधान सदन उसका नाम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा हमारा संविधान तैयार किया गया था, उसके नाम पर इसका नाम जो है वो संविधान सदन रख दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब ये एक तरीके से हमारे देश की जो हेरिटेज बिल्डिंग की तरीके से इसको प्रोटेक्ट की जाएगी, यानी कि आने वाली जनरेशन जो है यहाँ पर इसको एज ए एक तरीके से नहीं, जो हमारे देश की अलग अलग बिल्डिंग होती है उनको प्रिजर्व किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसी कैटेगरी में यहाँ पर इसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ओल्ड पार्लियामेंट को यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तौर पर यहाँ पर, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो यहाँ पर इसके बारे में जान सके और इसको यहाँ पर समझ सके। ये जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हुआ करती थी उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखते हैं कि 1927 में उसके अंदर में एंट्री की गई थी। यानी कि अगर आप लोग बात करें आज की डेट में 2023 के अंदर में आप लोग बैठे हैं, तो यहां से ये समझ में आता है कि लगभग 100 साल पूरे होने वाले थे उस बिल्डिंग को। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारे इश्यूज उसके अंदर में देखा करते थे। तो ये बोलते थे कि यार अब एटलीस्ट नई बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दुनिया की पॉपुलेशन के साथ में अगर अपने देश की पॉपुलेशन आप लोग कंपेयर करोगे तो 140 करोड़ से ज्यादा हमारे देश की आप लोगों को आज की डेट में आबादी देखने को मिल रही है। तो इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बैठने की जगह होनी चाहिए वो भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम पर जो बैठने की जगह है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो 1927 में जब ये हाउस बनाया गया था, जिसको आप लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, ये ब्रिटेन के 2 आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था एडविन लुटियन और इसी के साथ में हार्बर्ट बेकर। ठीक है, तो इसको आप लोग EL और इसी के साथ में यहाँ पर HB के नाम से याद रख लेना। EL HB ने यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई थी पुराने वाली। तो अब यहाँ पर हमारे पास में नई बिल्डिंग है। जो पुराने वाली बिल्डिंग है वो इसी नई बिल्डिंग के पीछे आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी। वो गोलाकार में थे, ये आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पंचभुजाकार में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे 1 2 ठीक है 3
4 5 6, वैसे तो 6 हो जाएंगे पर, लेकिन हाँ इसको त्रिकोणीय आकार में नॉर्मली बोला जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से हमारी त्रिकोणीय आकार की बिल्डिंग है। जो ये पहले वाली थी उसके कंपेयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो गोल थी, जो कि यहाँ पर 1927 में डिजाइन कर हमारे देश के सामने उसको रखा गया था। तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो यहाँ पर डेडिकेट की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, तो उसमें उन कोरोना में काम कर रहे वर्करों का भी नाम लिया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को बाजी पर लगाकर, उस टाइम पर जब सब लोग हम लोग घरों में थे, अपनी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे देश की पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो बना रहे थे। तो उनके लिए भी यहाँ पर ये डेडिकेट किया गया कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को, जो कि अपने ही आप में काफी अच्छा एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर 75 ईयर जो हमारे देश, अभी हम लोग एक तरीके से आज़ादी के सालगिरह सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो संविधान सभा के द्वारा जो एक्सपीरियंस, जो भी यहाँ पर मेमोरीज, जो भी लर्निंग है वो जो अचीव की गई यहाँ पर कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, अगर उसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखना चाहते हैं तो इसके अंदर काफी एक तरीके से बड़ा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अगर देखें यहाँ पर, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि किस तरीके की है, ये ट्रायंगुलर टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगी। एरिया जो है 64,500 स्क्वायर मीटर, जो कि एक बहुत ह्यूज एरिया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो भी चीज है उसके लिए एक पर्टिकुलर थीम रखी गई है। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा के अंदर में, तो आप लोगों को यहाँ पर पिकॉक यानी कि नेशनल बर्ड रखा गया है। इसी के साथ में राज्यसभा में जाएंगे तो लोटस यानी कि यहाँ पर नेशनल फ्लोर रखा गया। इसके ऊपर हालांकि कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है बीजेपी का जो बेसिकली लोगो है वो एक कमल है, तो उसके चलते यहाँ पर इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इसी के साथ में सेंट्रल लॉज के अंदर में बनियान ट्री यानी कि नेशनल ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, बरगद का पेड़, वो यहाँ पर एज ए थीम के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर में लोकसभा के अंदर में बेसिकली जो सीट है उसमें लगभग 888 लोग के बैठने की जगह होगी एक साथ में, ठीक है। करंट में जो है वहां पर कितनी है, 552 आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी हम लोग सीट भी इंक्रीज कर सकते हैं। रीजन क्या है, आप लोगों को पता है 2026 में हमारे देश के अंदर में फिर से जो लोकसभा की सीट है उनके लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बैठेगा और फिर से यहाँ पर डिसाइड करेगा पॉपुलेशन के बेस पर कहां पर कितनी सीट जो है वो इंक्रीज होगी हमारे देश के अंदर में। तो यहाँ पर जो आज के डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है वो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये पहले से ही चीजें स्टार्ट करना जरूरी था, क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर कंप्लीट होगा उस टाइम पर फिर यहाँ पर बताएगा कि इस बेसिस पर इलेक्शन कराना है, तो फिर वो एक अलग चीज होगी। तो उससे पहले एटलीस्ट ये बेसिक चीज हमारे पास में होनी चाहिए। राज्यसभा में भी यहाँ पर काफी ज्यादा सीट बढ़ा दी गई है, 284 कर दी गई है। फिलहाल राज्यसभा में कितनी सीट है जरा बताइए, देखता हूं कौन बताते हैं, और कितने रिजर्वेशन मेंबर हैं, यानी कि जो मेंबर रिजर्वेशन जो करके आते हैं उनकी संख्या कितनी आज की डेट में देखने को मिलती है। लोकसभा हॉल जो है वो यहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी जो उसके अंदर रखी गई है 1272 सीट की आप लोगों को देखने को मिलेगी। रीजन क्या है, रीजन है ज्वाइंट सेशन। आप लोगों को पता है हमारी पार्लियामेंट के अंदर में ज्वाइंट सेशन भी होते हैं कई पर्टिकुलर बिल के ऊपर में, तो उस टाइम पर यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है 108, याद रखिएगा जब ज्वाइंट सेशन करते हैं तो आर्टिकल 108 यहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है ज्वाइंट सेशन के लिए। तो यहां पर जब राज्यसभा और लोकसभा एक ही जगह आकर बैठती हैं तो उसके लिए 1272 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो काफी शानदार तरीके से यहां पर कंप्लीट किया गया। टाटा कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके द्वारा यहां पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें देखने को मिला। इसका आर्किटेक्ट जो है वो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के थ्रू यहां पर देखा गया, और कंप्लीट करने की बात जो की गई थी वो यहां पर इसको की गई थी अक्टूबर 2022 में। यानी कि अभी यहां पर जिस तरीके से हम लोग पैटर्न में लेकर चल रहे थे और जैसा डिसाइड किया गया था उसके बेसिस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पार्लियामेंट जो है बिल्डिंग बनाकर आप लोगों के सामने खड़ी कर दी गई है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो एटलीस्ट वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती हैं, तो हल्का सा आइडिया के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके द्वारा हमारा संविधान बनाया गया। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो यहाँ पर मिली थी एक सिस्टमेटिक वे में, तब से लेके अब तक का यहाँ पर इसी पार्लियामेंट के अंदर में हमारे देश की आप लोग को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती हुई नजर आती है। 9 दिसंबर की अगर बात करें 1946 से लेकर आप लोग बोल सकते हैं, फिर इसके बाद में हमारा संविधान जो है वो अडेप्ट किया गया। आप लोगों को पता है संविधान का कुछ पोर्शन जो है वो पहले ही अडेप्ट कर लिया गया था नवंबर के महीने में। बताइए किस पर्टिकुलर डेट में हम लोग अपना संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, बताइए 1949 की बात आप लोगों को पता है यहाँ पर। इसके साथ में चलकर फिर हमारा देश जो है वो सिस्टमेटिक में पूरा संविधान अडेप्ट किया, और वो था 26 जनवरी 1950 में। तो यहां से लेके तब तक का हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो हुए थे फिर आगे चलकर 2 साल बाद 1952।
तो तब से लेके अब तक का ये जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो कि अब आप लोग किस नाम से जान रहे हैं, आप लोगों को पता है, अभी बताइए किस नाम से है भूलना नहीं है, अब ये आप लोगों से वैसे भी याद रखा जाएगा आगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जब से अपने देश के अंदर में इलेक्शन करवाए, हम लोगों ने यूके का मॉडल फॉलो किया। हमारे देश के अंदर में यूके का जो मॉडल है वो आप लोगों को वेस्ट मिनिस्टर का मॉडल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो मॉडल अब तक हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, और उसी के बेस पर हम लोगों ने जब संविधान बनाया, उसके पार्ट 5 में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक, ये बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमारे यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे पार्लियामेंट के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाता है काम, कैसे कंपोजिशन है, कैसे उसका ड्यूरेशन है, कैसे ऑफिसर के एक तरीके से आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है, कैसे प्रोसीडिंग होती है, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्टिकल 79 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली एक तरीके से किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 79 आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, पार्लियामेंट के बारे में जब बात करते हैं तो आप लोगों के मन में क्या आता है? लोकसभा आता होगा नॉर्मली तो पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, नॉर्मली कई सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज आ जाते हैं। एक साइड में लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर हमारी पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट होती है। यानी कि पार्लियामेंट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आर्टिकल 79 के हिसाब से जो बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से ये है हमारी पार्लियामेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद भी रखना है, और क्वेश्चन की फॉर्म में भी डायरेक्ट आप लोगों से यहां पर पूछे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा पॉइंट है ये, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, एक तो है गवर्नमेंट के हेड, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो होते हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। पर लेकिन स्टेट के हेड, यानी कि जिनके नाम पर सारे काम किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। तो दोनों को लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में कुछ और बेसिक बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लोग देखोगे हमारे देश की पार्लियामेंट के बारे में एवरेज अगर निकाला जाएगा तो एवरेज जो यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 46.5 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट लोकसभा से लेके 55 ईयर यहां पर 17th लोकसभा तक का जो एवरेज यहां पर आप लोगों के सामने है कि कितने नंबर ऑफ जो यहां पर एक तरीके से एज्ड लोग यहां पर देखने को मिले, जेंडर कंपोजिशन देखने को मिली, उसके बारे में बात की जा रही है, कितनी सिटिंग देखने को मिली, कितने बिल पास किए गए, तो ये सारा डेटा यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है, ठीक है। कितने ऑर्डिनेंस यहां पर आए, तो ये ऐसा डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से अब पुरानी पार्लियामेंट के बारे में पूछे जा सकते हैं कि पार्लियामेंट में पुरानी में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये सारा डेटा इसलिए यहां पर प्रोवाइड करा दिया, बहुत ही फैक्चुअल है पर लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अभी यहां पर आप लोगों को पता है वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर में रखा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट पार्लियामेंट का पहला ही बिल यहां पर वुमेन की शक्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर क्या क्या टाइम जो है वो स्पेंड किया गया, ठीक है, क्या क्या मैंडेट रहे, 17th लोकसभा के बारे में यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि वहां पर विदाउट डिप्टी स्पीकर काम चल रहा है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि भाई साहब कर क्या रहे हो, अब तक आप लोग पे अपना डिप्टी स्पीकर तक नहीं लाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा यहां पर देखने को मिला था, जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी कल को कोई पूछ ले कि स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें मेंशन है बताइए जरा। पार्ट 4 आर्टिकल 78, पार्ट 4 आर्टिकल 79, पार्ट 4 आर्टिकल 78, पार्ट 5 आर्टिकल 79। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो बड़ा ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी यार, पर लेकिन इंपॉर्टेंट थी। देखो एग्जाम के लिए सही है, समझ में आता है कि आप लोगों को याद रखना है, पर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक बात आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग इस बात के गवाह हैं, आप लोग इस बात के प्रतीक हैं कि आप लोग के सामने हमारा देश जो है वो एक नई पार्लियामेंट में एंट्री कर रहा है। तो ये जो दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर आप लोगों के सामने यहाँ पर एक तरीके से अंकित हो गया है, ठीक है। तो ये एक गर्व करने वाली बात है आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी बेसिकली आने वाली जनरेशन को बोल सकते हैं कि हाँ यार वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो थी हमने भी देखा था जब हमारे देश के लीडर ने वहां पर नई बिल्डिंग में एंट्री की थी। पुरानी तो आप लोगों ने देखी नहीं, पुरानी तो हम में से किसी ने भी देखी होगी शायद अगर बात की जाए तो, क्योंकि वो बात की जा रही है बहुत ही पुरानी, ठीक है, 1950s की बात की जा रही है, पर नई बिल्डिंग के आप लोग साक्षी हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है अगर इसको सोचने बैठोगे तो आप लोग, है कि नहीं? बताइए आप लोग क्या इस बारे में क्या राय। अभी यहाँ पर कई सारे बच्चे एक बात को बोले थे जिसके चलते यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर अभी आप लोगों को अपडेटेड देखने को मिली एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे कि पूरा कंप्लीट कोर्स तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। कई सारे बच्चों ने बोला था कि सर अभी फिलहाल जो है
एक तरीके से GS1 GS2 GS3 उसको अलग भी कर दीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि मतलब नहीं अपना कोई पोर्शन, अभी कुछ बच्चों ने मेंस भी दिया था, बेसिकली उनको बोला कि सर उस पेपर में कम नंबर आ गए, तो GS1 GS2 GS3 GS4 के भी अलग अलग अब आप लोगों के पास में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके अंदर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास में अभी ओपन हो गया है, ठीक है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ऑलरेडी यूपीएससी के कोर्स में जो मेन कोर्स है उसमें एडमिशन ले चुके हैं उनको इसमें एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, किसी ने CSET का कोर्स ले रखा है तो वो इस कोर्स को ले सकता है आराम से, पैरेलल में आप लोगों की चीजें जो है वो कंप्लीट होती है, आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी यूपीएससी के फाइनल कोर्स में, उसमें आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो आप लोग का ये बेसिक कोर्स है, इस कोर्स के अंदर में अभी और भी सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए। कल पॉलिटिकल सब्जेक्ट आप लोग ऐड हो गए, और भी सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर कई सारे बच्चे इस चीज को देखकर कह रहे हैं कि यहाँ पर कि सर ये पर्टिकुलर जो कोर्स है मतलब नहीं, एक तरीके से देखो क्या होता है, इंसान ना चीजों को कंपेयर करने बैठ जाता है, ठीक है। तो वो कंपेयर करें कि सर जब इस चीज में इतनी चीजें मिल रही हैं तो यूपीएससी का कोर्स क्यों लेना है, ठीक है। तो यार देखो, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करो तो ही यूपीएससी का कोर्स लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यूपीएससी के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप लोग अपना बेसिक कोर्स ले लो, उसमें आप लोग अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी सारे जो एग्जाम है आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगे, सारी चीज़, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पर जो यूपीएससी के सिलेबस हैं, जैसे एथिक्स हो गया, आप लोग का ऐसे हो गया, या फिर आप लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, इंटरनल्स जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन हो गए, जो बेसिकली पर्टिकुलर जो बने हुए यूपीएससी के लिए हैं, वो चीजें वहां पर कवर होगी। यहाँ पर आप लोग जैसे जो आप सारे बाकी के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो टोटल 16 सब्जेक्ट हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी आप लोग अगर चाहते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा है जो कि आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं इसको। और ऑलरेडी जो कहीं एडमिशन ले चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर 50% का डिस्काउंट भी ले सकता है अगर किसी को लग रहा है यार ये बेसिक चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, कंप्यूटर पढ़ना है, किसी को अकाउंटिंग पढ़नी है, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो कि दूसरे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसके साथ में वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। इसका स्टार्टिंग में जो प्राइस था वो बेसिकली आप लोगों को पता था, मैंने बोला था कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो जिसने एडमिशन ले लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया उसके लिए अब ऑप्शन इंस्टॉलमेंट का भी यहाँ पर आ गया है। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर इंस्टॉलमेंट कर दीजिए इसमें, तो इंस्टॉलमेंट पर भी लेकर आप लोग देखते हैं क्लासेस यहाँ पर, ताकि आप लोग कंटिन्यूअसली चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सके। बेसिक पर्पज यार ये है कि एक बार आप लोग अगर एडमिशन ले लो किसी भी कोर्स के अंदर में, मेरा बेसिक पर्पज बस ये है कि फिर कभी जिंदगी में आप लोग कोई कोर्स नहीं लेना पड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से चीज़ें डिजाइन की गई है। और टेस्ट सीरीज के अंदर में आप लोग कोशिश करो कि जो भी बच्चा बेसिकली ऑलरेडी जो क्लासेस ले रहा है वो टेस्ट सीरीज को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लेकर चलो। और टेस्ट सीरीज के अंदर एक बच्चे ने पूछा कि सर टेस्ट सीरीज का क्या चक्कर है। जो टेस्ट सीरीज है वो लगभग आप लोगों को जो मेन है यहाँ पर इसके अंदर में 60 के करीब टेस्ट सीरीज आप लोग की है, जिसमें आप लोग की जीएस के और आप लोग की सीसेट की भी देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक टेस्ट को आप लोग एटलीस्ट 5 बार दे सकते हो। यानी कि एक बार टेस्ट दे लिया, फिर कुछ दिनों बाद फिर दो, फिर कुछ दिनों बाद दो, यानी कि 5 बार आप लोग उस टेस्ट को दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, फाइनल एग्जाम तक जाते जाते आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल पर अपनी प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए ये ऑप्शन रखा गया, क्योंकि ये यहाँ पर जरूरी था। और इसी के साथ में इसकी वैलिडिटी जो है वो आप लोगों को फाइनल प्रीलिम्स तक देखने को मिलेगी। तो तब तक आप लोग जब तक चाहे इनको टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को साथ में लेकर चलिए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अंदर में एप्पल के आईफोन का कितना क्रेज है। जब भी कोई नया आईफोन मॉडल लॉन्च किया जाता है तो लाखों करोड़ों में लोग जो हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं जब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर अब की बार जो आईफोन है वो हमारे देश के लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि अब तक यहाँ पर आप लोग को इसके अंदर में जीपीएस सिस्टम देखने को मिलता था, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। पर लेकिन अब इसके अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है। हमारे देश का नाविक इसमें ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप लोग एप्पल के आईफोन में आप लोग नाविक सिस्टम जो है वो यूज़ कर पाएंगे, जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया है, जो कि आईफोन 15 अभी मार्केट के अंदर में लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे ही यहाँ पर ये बात पब्लिक हुई तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जिसमें इसरो के जो रॉकेट हैं उसके साथ में आईफोन को यहाँ पर दिखाया जाने वाला लगा कि किस तरीके से आईफोन इसरो के साथ में कनेक्ट है। तो लोगों के अंदर में काफ़ी जिज्ञासा भी हुई इसको लेकर। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है। तो नाविक सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आईफोन के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से है इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है बेसिकली साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है, क्योंकि
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर बात करें जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो ट्रिलियंस में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री में से एक आप लोगों को, बिगेस्ट कंपनी में से आप लोगों को एक नजर आएगी। तो इसके द्वारा जो आईफोन 15 मॉडल जो है वो जो लॉन्च किया गया है उसमें नाविक सिस्टम जो है नेविगेशन का यूज किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे देश के अंदर भी बात की जा रही है कि अगर बात करें, यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मैंडेट किया है कि जो भी मैन्युफैक्चर हमारे देश के अंदर में कोई भी अगर मोबाइल आगे आने वाले टाइम में अपने यहाँ एक तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें हमारे देश का नाविक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 2025 तक का यहाँ पर ये बेसिकली गवर्नमेंट ने सारी जो भी यहाँ पर फील्ड में काम करने वाली फ़ोन कंपनी है उनके लिए ये यहाँ पर पर्टिकुलर मुद्दा सामने रखा है। अगर आप लोग अपने देश का ये जो नाविक सिस्टम देखेंगे तो आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा, क्योंकि अब तक दुनिया भर के जो लोग थे वो डिपेंडेंट हुआ करते थे यूएसए के ऊपर। तो अभी जो हमारा जो नाविक सिस्टम है अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो नाविक सिस्टम है, पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यानी कि हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के आसपास में जो रीजन है ये लगभग आप लोगों को यहाँ पर ये 1500 ये किलोमीटर वाला स्क्वायर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पर कवर करने की बात की गई है नाविक सिस्टम के द्वारा। इस नाविक सिस्टम में सैटेलाइट कौन से हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से कितनी एक्यूरेसी के साथ में ये काम करने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जो कवरेज एरिया है वो यहाँ पर 1500 किलोमीटर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे देश की बाउंड्री से भी दूर हम लोग यहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये थी कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसको आप लोग साग बोलते हैं, उसको हम लोगों ने इसको रेफर किया था कि आप लोग हमारा GPS इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर पाकिस्तान, जिसके यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में इतनी बुरी कंडीशन है कि रोटी के भी लाले पड़े रहते हैं, उन्होंने बोला कि हमारा डेटा चोरी कर लेंगे। भाई तुम तो चाइना हो या फिर यूएसए हो, तुम्हारा डेटा चोरी कर लेंगे तुम वैसे ही अपना डेटा दुनिया को दिए बैठे हो। तो यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इसको यूज करने से मना कर दिया। तो ये हरकतें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसके अंदर में 7 टोटल मिलाकर सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जियो स्टेशनरी 3 है और 4 जियो सिंक्रोनस देखने को मिलेंगे। और इसकी जो कॉस्ट लगभग आई थी ये थी 1420 ये करोड़ रुपए। तो यहाँ पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि कल को चलकर अगर किसी देश के साथ में हमारी लड़ाई होती है तो वो पर्टिकुलर कंट्री हमको अपना GPS सिस्टम यूज करने से रोक सकती थी। और इसकी वजह से हमारी जो आर्मी है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, उसको काफी सारा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी खुद की इसरो ने ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया, जिससे हमारे देश के अंदर में आज की डेट में हमारा खुद का GPS सिस्टम आप लोगों को काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छी है, लगभग 20 मीटर की एक्यूरेसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये और भी ज्यादा इंप्रूव आप लोगों को देखने को मिल रही है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर जो न्यू अगर बात करें इस पर्टिकुलर जो ये सिस्टम के बारे में, तो आज की डेट में देखो तो स्मार्टफोन जो है मैन्युफैक्चरर जैसे कि पोको, वीवो या फिर जोमी, वो यहाँ पर नाविक सिस्टम सपोर्ट अपने ऑलरेडी फोन में देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे हुआ? अगर कोई ऐसा काम होगा तो कैसे होगा? वो तब होगा जब गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करेगी। यानी कि सरकार ने यहाँ पर इस सिस्टम को सपोर्ट किया है। इसके लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम दी है कि आप लोग यहाँ पर अपने फोन के अंदर में ऐसी चिप लगाओ जिससे कि वो यहाँ पर हमारे नाविक सिस्टम के ऊपर भी काम करने लगे। बाकायदा जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने इसको ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया कि जो भी हमारे देश के अंदर में आज के डेट में ये फोन लेकर आएगा तो यहाँ पर बिना नाविक की चिप के उसको यहाँ पर बेसिकली अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एप्पल ने जैसे ही अनाउंस किया अपना लेटेस्ट फोन, उसने भी यहाँ पर नाविक की चिप को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर अपना सिस्टम जो सामने रखा। और ये हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश के अंदर ही फोन जो है अब मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो रहा है। इसमें कई सारी जो कंपनी हमारे देश की, जैसे अंबानी साहब भी यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने सुना था, खबर उड़ती कि टाटा जो है वो एप्पल के आईफोन बनाएगा। तो लोकल कंपनी के साथ में गठबंधन कर अभी एप्पल कंपनी जो है वो नए आईफोन बनाने जा रही है। इससे क्या होगा, आसानी से एक तो मार्केट मिल जाएगी इतनी बड़ी 140 करोड़ लोग। तो यहां पर ये सोचो कि एक तरीके से कोई भी कंपनी इतनी बड़ी मार्केट में एंट्री करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर इसीलिए वो यहां पर अपने स्टोर खोल रही है। और कोविड-19 से यहां पर चाइना के ऊपर में जो बेसिकली एक तरीके से प्रतिबंध लगे थे, तब से लेके अब तक का सारी कंपनी अपना ऑल्टरनेटिव बेस खोज रही है। उसमें से एक ऑल्टरनेटिव बेस जो है वो प्रेजेंट टाइम पर इंडिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
इसरो ने अभी आप लोगों ने शानदार मिशन देखा जो कि चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। आदित्य L1 जो है वो हम लोग शानदार तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। तो आज की डेट में जब हम इतना काम कर चुके हैं तो यहाँ पर नाविक की अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, यानी कि पहले लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हाँ यार इसरो ने लॉन्च किया है, इंडिया की एजेंसी है, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आते हैं। पर लेकिन आज की डेट में ये सारी चीजें चेंज होती नजर आएगी आप लोगों को। मतलब कहने का ये है, अगर आज की डेट में आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई आप लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, पर लेकिन जैसे ही एग्जाम निकल गया और आप लोगों को उस लिस्ट में नाम आ गया, तुरंत जो है आसपास वाले पड़ोसी या फिर जो भी आप लोगों के जान पहचान वाले होंगे या जान पहचान वाले नहीं भी होंगे, वो सब आपको इज्जत देना स्टार्ट कर देंगे। तो जब से हमारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया तब से हमारी इसरो की इज्जत जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि अब तक कोई भी देश इसको सिस्टमैटिक वे में उस पर्टिकुलर लोकेशन पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है जहां पर हमारी इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है। तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। अब हो सकता है कई सारे बच्चे यहाँ पर इसको लेकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये जो नाविक सिस्टम है, ये नाविक सिस्टम तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि इसका नाम नाविक है, कभी IRNSS बोल देते हैं, मतलब ये कंफ्यूजन में कई बार आ जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको IRNS क्या हुआ यार, सॉरी यार, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, इसी का यहाँ पर जो नाविक नाम आप लोगों को देखने को मिलता है वो इसी का है, जो कि इसरो के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। और रेंज मैंने यहाँ पर बताई थी। इसके अंदर में 2 टाइप की सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो हमें जब भी मन करता है अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें अपना बेसिकली सर्च करते हैं गूगल पर कि ये लोकेशन पर हम लोग को जाना है, और हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं अपना फॉलो करते करते। दूसरा है यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस क्या है यहाँ पर, जो कि ऑथराइज्ड होती है, इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, जो हमारी जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे लिए यहाँ पर नहीं होता है। और मेन पर्पज यहाँ पर ये था कि हम लोग अपना खुद का सिस्टम जो है वो यहाँ पर लॉन्च करें। तो इसके लिए अगर आप लोग बात करेंगे, IRNSS यहाँ है, ये एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द जो पोजीशन एक्यूरेसी है इज बेटर देन 20 मीटर इन द जो प्राइमरी सर्विस एरिया। और यहाँ पर जैसे प्राइमरी सर्विस एरिया बोला गया तो आगे ठीक होने वाला है और बढ़ने वाला है। इसमें 3 तो आप लोगों को सैटेलाइट देखने को मिलेंगे जियो स्टेशनरी, और इसी के साथ में 4 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे आप लोगों को जियो सिंक्रोनस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा चुका है। दोनों को आप लोग समझने के लिए ये पिक्चर जो है वो काफी बेहतरीन है, जो कि आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। पहले तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखिएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी के बारे में। तो जो जियो यहाँ पर अगर 3 सैटेलाइट देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ये क्या है, ये जियो स्टेशनरी है, और 4 सैटेलाइट जो हैं वो जियो सिंक्रोनस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर सारे के सारे सैटेलाइट ही जियो सिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि पृथ्वी के साथ साथ आप लोगों को घूमते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर वो प्लेन आप लोगों का इक्वेटर वाला प्लेन हो जाएगा तो ये आप लोग के स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी कि फिक्स नजर आएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली पृथ्वी के साथ उसी दूरी पर घूमता हुआ यहां पर नजर आता है जब इक्वेटर के पोजीशन पर आप लोग इसको रख देते हैं। ये जो डिस्टेंस है लगभग धरती से ये 35 या लगभग 36 बोल सकते हैं, सीधा सीधा आप लोग 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है जहां पर ये सैटेलाइट रखे जाते हैं। और ये जियो सिंक्रोनस, यानी कि पृथ्वी की जो स्पीड है उसके सिंक्रोनस वे में ये घूमते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। पर लेकिन अगर वैसे बोले तो सातों के सातों सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस है, पर लेकिन जो सैटेलाइट वो पृथ्वी के इक्वेटर के साथ में अलाइन करा के रखे गए हैं उसको हम लोग जियो स्टेशनरी बोल देते हैं। तो बोल सकते हैं कि क्या जियो स्टेशनरी है क्या वो जियो सिंक्रोनस है? जी हाँ, जियो स्टेशनरी भी जियो सिंक्रोनस है, इसलिए कई बार इनको इंटरचेंजेबली भी हम लोग यूज कर लेते हैं इनके नाम। तो इसको लेकर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ही बेसिक सी चीज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, टोटल मिलाकर कहने के लिए 7 सैटेलाइट हैं, पर लेकिन 8 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। उनमें से एक की जो क्लॉक थी उसमें कुछ दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया था, और फिर दूसरा सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था ताकि चीजों को और अच्छे से हम लोग काउंट कर सके। दुनिया भर में और कौन कौन है जो यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं? जैसे हमारा नाविक है, ऐसे ही चाइना का बाइडू आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, या बीडू भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये सैटेलाइट है, इसके अंदर में नेविगेशन सिस्टम है। 29 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके थे यहाँ पर, और अभी और भी इसमें कई सारे सैटेलाइट लॉन्च होने हैं। तो यानी कहने का मतलब ये काफी बड़ा सिस्टम है एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपने के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो ये चाइना का आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या जापान का भी कोई ऐसा सिस्टम है? नासा का तो उसका तो यूएसए का तो पता चलेगा आप लोगों को, जीपीएस जो है वो आप लोगों को यूएसए का देखने को मिलेगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये बीडू आप लोगों को देखने को मिल गया चाइना का। इसी तरीके से जापान का क्या कोई सिस्टम है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन यहां पर बता पाता है।
अब जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, इसके ऊपर आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने आप आंसर दे सकते हैं। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, IRNSS के बारे में। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि IRNSS जो है ये 3 सैटेलाइट है, इसमें जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट हैं जियो सिंक्रोनस। ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है ये IRNSS जो है कवर करता है एंटायर, ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड द बॉर्डर, ये बोला गया है। तीसरा बोला गया कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद अ फुल ग्लोबल कवरेज इन द मिडिल ऑफ 2019, क्योंकि 18 में पूछा गया तो 2019 ने बोला कि ये फुल कवरेज का होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आप लोग को करेक्ट, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। तो अभी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने बोला कि ये जो है पर्टिकुलर ये 1500 किलोमीटर कवर करने वाला है, ना कि पूरी पृथ्वी कवर करने वाला है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। दूसरा यहां पर अभी आप लोगों को बताएं, यहां पर ये एक तरीके से तो यही हो गया कि यहां पर ग्लोबल नहीं करने वाला है, हमारा देश कवर करेगा। और दूसरे का भी आंसर हो गया कि ये कवर करेगा कितना, 5500। तो 5500 जो शब्द यूज किया गया है ये बेसिकली मिसाइल है हमारे देश के अंदर में, जिसको बोला गया था अग्नि 5। तो अग्नि 5 मिसाइल के साथ में कई बार कंफ्यूज करने के लिए कई सारे बच्चे जो है इसको गलत आंसर लगा के आए, क्योंकि उस टाइम पर वो भी काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो इस तरीके से आप लोग कई बार चीजों को कंफ्यूजन में एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स कर देते हैं। जैसे नहीं प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा और वाइस प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को कई बार इंटरमिक्स कर देते हैं जब उनकी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आंसर यहां पर ए हो गया, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसी के साथ में ये मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि दुनिया में किस किस का सिस्टम क्या क्या है, जिससे कि आप लोग इसको समझ पाए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रेफरेंस टू द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस यूएसए का है, इसी के साथ में गोलनास रसिया का है, गैलीलियो यूरोप का है और QZSS चाइना का है। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वीडियो को पॉज कर आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। मैच कर जब आप लोग यहां पर देखोगे तो एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये आंसर इसका सी हो गया। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये किसका है, ये है यूएसए का। ये इसके बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है GLONASS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये रसिया का है, रोसकोसमोस के द्वारा बनाया गया है। यहां पर गैलीलियो ये किसका है, ये यूरोप की एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसका आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर बेसिकली क्वाजाई जेनिथ ये सैटेलाइट सिस्टम है जिसको QZSS बोला गया। तो ये किसका है, ये है जापान का। तो ऐसे क्वेश्चन मैच करने के लिए आप लोगों से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर हो जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि यहां पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो सिंक्रोनाइज है विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा बोला गया जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो फॉल करता है यहां पर कैटेगरी विद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और पार करता है ओवर द इक्वेटर। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया है वेदर मॉनिटरिंग जो भी सैटेलाइट होते हैं वो बेसिकली जो यहां पर जियो ये आप लोगों को स्टेशनरी यहां पर देखने को मिलेंगे, ये बोला गया है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कंफ्यूज आना नहीं है। आंसर जब आप लोग इसका चेक करेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर जो है वो ए देखने को मिलेगा। और 2018 में यूपीएससी यहां से क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। तो इतना देखो, जो भी कोई इतना ज्यादा न्यूज में रहता है ना, तो चांसेस बन जाते हैं उसके पेपर में क्वेश्चन पूछने के। वाई इज इंडियन जो रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है वो नीडेड है, और हाउ डज इट हेल्प इंडियन नेविगेशन, किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये हमारे देश के अंदर में। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, अगर आप लोगों ने एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देखे होंगे तो मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे थे कि सर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि यूपीएससी का पेपर है। देखो पेपर समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग रेगुलर एनालिसिस सुन रहे हो, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी कि आप लोग क्या उसका आंसर लिख पा रहे हो। क्योंकि सुनने के बाद में अगर आप लोग लिखने की प्रैक्टिस अपनी नहीं करोगे तो सुन तो सब चीज लेते हो आप लोग, पता नहीं दिन में कितनी हजार बातें आप लोग सुनते हो, पर लेकिन उनमें से कितनी याद रखकर आप लोग एक कॉपी पर निकाल पाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और वो तब होगा जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सुनी सुनाई रह जाएगी, एग्जैक्टली आप लोग उसका आंसर नहीं लिख पाओगे और आप लोग कभी भी IAS IPS या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे जहां पर राइटिंग की बात आती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि दिन में एटलीस्ट 1 या 2 पेज जरूर लिखो। अगर आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट लिखना जरूर स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका मॉडल आंसर अगर आप लोगों को चाहिए तो बहुत ही एक क्वालिफाइड टीचर जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के लिए क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाकर आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। वो आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेलीग्राम के अंदर में मिल जाएंगे
और यहाँ पर अभी उनके द्वारा बोला गया, मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि सर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, डेली एक की जगह 2 क्वेश्चन हम लोग कर देगा। तो मैंने कहा बच्चों से पूछता हूं, अगर 2 क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो डेली 2 क्वेश्चन मिल जाएं, क्योंकि अब तक एक एक क्वेश्चन इसके अंदर पोस्ट किया जा रहा था। लगभग 50 से ज्यादा यहाँ पर दिन हो गए, तो कई बहुत सारे बच्चे भी अब यहाँ पर जुड़ गए। तो मुझे लगता है कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। बताइए जरा, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जुड़ना है तो लाइफ टाइम, यानी कि आप लोग जब तक भी पेपर दोगे तब तक आप लोगों को बस यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर रेगुलर आंसर लिखना है, और ओनली 499, ऐसा नहीं कि मंथली देना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पेपर होने के बाद में हट जाएंगे क्या? नहीं, आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मॉडल आंसर मिल जाएंगे, और जो बच्चे एक दूसरे के साथ में अच्छा माहौल बना रहे हैं, एक है कि सीखने वाले बच्चों का ग्रुप मिल जाएगा जो कि सीरियस बच्चे हैं, तो यहाँ पर फालतू की नोटंकी करने वाले आप लोगों ने मिलेंगे। तो इसको स्कैन कर कर यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और बताइए कि आप लोग क्या ज्वाइन करना है, आंसर राइटिंग ग्रुप या फिर एप्लीकेशन के ऊपर जो क्लासेस चल रही हैं उसके क्लास नोट्स। तो जो भी चाहिए दोनों में से आप लोग यहाँ पर लिखकर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे क्लास नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो ये भी आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। पर आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएससी के आंसर देखे होंगे, तो ओनली 50 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और उसमें से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन मिल गए यूपीएससी के पेपर के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी बात है यार। तो अभी लगे रहो, फिर देखो झंडे गाड़ोगे 1 साल के अंदर, तो ठीक है ना। दोस्तों, जब एक इंसान पैदा होता है और जब वो आखिरी सांस लेता है, उसके बीच में इतनी सारी घटनाएं घट जाती हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे ये जिंदगी जो है वो निकल जाती है। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, और जब उसकी डेथ होती है तो उसका एक बनता है डेथ सर्टिफिकेट। हमारे देश के अंदर में जो मॉनसून सेशन था उसमें एक बिल प्रस्तुत किया गया था, वो बिल जो है वो एक्ट बन गया, और अब इस एक्ट को 1 अक्टूबर से हमारे देश के अंदर में इम्प्लीमेंट करने जा रही है सरकार। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। आप लोग बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, आखिर ये क्यों कर रही है सरकार, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जीएस पेपर 2 में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोग कुछ भी बनवाने जाते हैं तो किसी न किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पर ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी करने जा रहे हैं, यानी कि हर एक इंसान नहीं, मतलब जब बच्चा पैदा होगा उसको तो पता भी नहीं है कि बेचारे को क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके साथ में, वो जस्ट पैदा हुआ है, ठीक है अभी, और उसको ये नहीं पता है कि उसका सर्टिफिकेट बन गया है। उसका आने वाले टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, पासपोर्ट बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द मैरिज होगा, जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इन सर्टिफिकेट के ऊपर घूमेंगी, इन सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड होगी। यानी कि जो सर्टिफिकेट बनने जा रही है, समझो कि ये पूरी उम्र के लिए ठप्पा है कि हाँ इससे सारी चीजें चलेंगी। ये ऐसा नहीं है पहली बार हमारे देश में हो रहा है, होने कहते हैं इसमें ऐसा पहले भी हुआ है मन्नू शर्मा, तो मन्नू शर्मा ऐसा पहले भी हुआ है। पहला क्या हुआ है पहले वो बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है हमारे देश में कई सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि 1 टैक्स 1 कंट्री, 1 राशन कार्ड 1 कंट्री, 1 यूरिया 1 कंट्री, वो वाली चीज़ें चल रही हैं सारी। तो ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है कि सिंगल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग चीज़ों में, खासकर अगर आप लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन लेते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो रहेगा ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रहेगा कि जब इंसान पैदा हुआ है, इंसान हालांकि पैदा नहीं हुआ है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, अभी इंसान तो आगे बनेगा जब भी छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पर उस दिन से उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, और वो सर्टिफिकेट ताउम्र जो है काम आएगा कि हाँ इस दिन, इस तारीख में, इस ईयर में, इस पर्टिकुलर समय पर ये बच्चा पैदा हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट ताउम्र जो है वो काम आने वाला है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इससे पहले एक कानून हुआ करता था जिसको बोलते थे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। यानी कि सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिएगा कि जो नया कानून अभी बनाया जा रहा है ये एक पुराने कानून को रिप्लेस कर कर लाया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा कानून रिप्लेस किया गया है, जो भी नया कानून बनाया ताजा ताजा। तो याद रखना रजिस्ट्रेशन यानी कि किसी चीज को रजिस्टर करना, पंजीकरण करना, उसमें जो उसका जन्म और मृत्यु का जो बेसिकली ये पहले एक्ट था 1969 यानी कि 1969 का ये कानून यहां पर हुआ करता था। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ऐसी एज में बैठे हुए हैं जिसको आप लोग डिजिटल एज बोलते हैं, मॉडर्न एज बोलते हैं। तो पुराने टाइम पर जो सारी चीजें मैनुअली हुआ करती थी अब वो आराम से चेंज हो रही है, और आज की डेट में सारी चीजें जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती हुई जा रही हैं। तो इसी के चलते बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जो हैं इसके अंदर में चेंज किए गए हैं, और यहां पर एक नया कानून लेकर आया जा रहा है जिसको बोला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ। ये बिल है। अब ये कब का हो गया, ये अब का हो गया जिसको आप लोग 2023 यानी कि लेटेस्ट बिल आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये
अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है जो कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, और आप लोग इसके बारे में याद भी रखिएगा कि आज की डेट में आप लोगों ने सुना होगा आधार डेटा के बारे में कई बार बात की जाती है कि प्राइवेसी का हनन करता है, कि कई बार ऐसा लाना जाए कि डेटा चोरी हो गया तो इंसान की प्राइवेसी का हनन हो गया। अब यहां पर इसके बारे में कुछ बात करूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहां पर हमारे कंट्री के अंदर में 7वां शेड्यूल है संविधान के अंदर में, और उसमें 3 लिस्ट आती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो ये मुद्दा है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ यानी कि पंजीकरण करना जन्म का और मृत्यु का, ये कहां पर आता है? इसको यहां पर रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, पर लेकिन अगर सेंटर ने कानून बना दिया पहले तो उसका कानून जो है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि उसको फॉलो करेंगे स्टेट जो है, उससे इंस्पायर करके अपने राज्य के अंदर में अपने हिसाब से कानून बनाएंगे या फिर उसको ऐसा का ऐसा इंप्लीमेंट कर देंगे। पर सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि दोनों को पावर मिल गई यहां पर, स्टेट को भी और पार्लियामेंट को भी, बेसिकली यानी कि पार्लियामेंट को भी स्टेट को भी, कि वो अपने खुद से कानून बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। मान लीजिए कोई डिफेंस के बारे में बातें करता तो डिफेंस की बात हो गई तो भाई साहब सेंटर ही कानून बना सकता है। मान लीजिए सिटीजनशिप के बारे में बात कर दी किसी ने तो सेंटर ही कानून बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोग बात करें स्टेट के बारे में, तो अगर कोई ऐसी चीज जैसे हेल्थ के बारे में बात कर दी तो यहां पर स्टेट की पावर आ गई। तो ये सारी की सारी लिस्ट है बाकायदा, आप लोग के पॉलिटी की बुक अगर आप लोग उठाकर देखोगे उसमें काफी तसल्ली में ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई है। पर आप लोगों को एक बात पता है कि कुछ भी चीजें हैं उसके कमियां और खामियां जब तक सामने ना आए तब तक उसके बारे में हम लोग ये नहीं बोल सकते हाँ भाई साहब ये बहुत अच्छी चीज है, हाँ भाई साहब इसको आंख बंद कर एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता है। तो यहां पर अब इससे रिलेटेड क्या क्या बातें की जा रही है, इससे रिलेटेड कई सारी बातें की जा रही है। पहले तो यहां पर इसका एम क्या है कि हाँ हम लोग क्यों इसको लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हम लोग पर्टिकुलर पर्सन का जो उसका बर्थ का जो है डेट जान सके, उसका प्रॉपर टाइम जान सके, और उसी के बेस पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किए जा सके। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत तरीके की चीजें तैयार की जाती हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है कि आज की डेट में कई सारे डेटा तैयार किए जाते हैं। इवन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भी यहाँ पर बर्थ एंड डेथ जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। जब सेंसस यानी कि जनगणना जो है वो तैयार की जाती है, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन हमारे देश के अंदर में सेंटर सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो यहाँ पर इन सारी चीजों को सेंट्रलाइज करने का काम करेगा, क्योंकि आगे चलकर कोई ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड अगर बनाना चाहता है किसी भी राज्य से हो तो यहाँ पर आसानी से इसका इस्तेमाल कर उसको यूज किया जा सकता है। पर लेकिन आप लोग खुद सोचो, इतना सारा डेटा एक जगह इकट्ठा रखा हुआ है और ये सारा का सारा डेटा जो है वो कोई चोरी करके चला गया। या फिर आप लोग ये सोचो, एक पर्टिकुलर बच्चे को एडमिशन लेना है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में, और जहां पर उसको एडमिशन लेना है उसको ये बोला जा रहा है कि भाई एडमिशन तुम्हें तब मिलेगा, पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। भाई बोल रहा है कि यार मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं है मेरे पास में, तो क्या आप लोग उसको स्कूल कॉलेज के अंदर में एडमिशन नहीं दोगे? क्या उस बच्चे का एडमिशन वहां पर नहीं होगा? तो यहां पर दो मुद्दे बड़े फ्रीक्वेंटली डिस्कस किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 तो राइट टू प्राइवेसी। आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में जो एक पर्टिकुलर केस को ध्यान में रखते हुए केएस पुत्तास्वामी केस जो है वो आप लोगों को याद रखना है। इस पर्टिकुलर केस को जिसके तहत यहां पर आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी कि किसी की जिंदगी में तुम ताक झांक नहीं कर सकते हैं। आप लोग जैसे आधार कार्ड के डेटा के बारे में बात करें, उसमें आइरिस स्कैन होती है, फिंगरप्रिंट होती है, जिनका इस्तेमाल कर कोई भी आप लोगों का डेटा जो है वो चोरी कर सकता है। द रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु मूवी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, किस किस ने देखी है, कई सारे बच्चों ने बोला कि हमने देख रखी है। जिसने नहीं देख रखी है देखना, मूवी सर्च कर लेना, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, साउथ इंडिया की मूवी है, घर वालों को भी दिखाना, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग, ऐसी मूवी है। ठीक है, तो उसमें इसी डेटा को चोरी कर कैसे उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया सकता है, किसी इंसान की प्राइवेट इंडिविजुअल लाइफ में कैसे घुसा जा सकता है, तो वो सारी बातें वहां पर बताई गई है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये बात बोलिए कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है और यहां पर उसके तहत यहां पर इसका हनन किया जा सकता है। तो जरूरी है कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, तो ये बात सबसे पहले यहां पर बोली गई। अब दूसरी बात क्या है, दो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। एक तो आर्टिकल 21 बता दिया मैंने आप लोगों को, राइट टू प्राइवेसी। अब दूसरा आर्टिकल कौन सा होगा जिसके थ्रू यहां पर इसका हनन हो रहा होगा, वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। हो सकता है किसी के माइंड में चीजें ना आई हो, पर अब बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दूसरा है, एक बच्चे को अगर एडमिशन लेना है और उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है,
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? अगर आप लोगों ने मैंडेटरी कर दिया ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फिर से आप लोग फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। मतलब पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाओगे संविधान में, आप लोगों को साफ साफ पता है, संविधान में लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन यहां पर बेसिकली दे दिया गया है 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। मतलब अगर किसी बच्चे के पास में अगर अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग उसको एडमिशन देने से कैसे रोकोगे? तो बता दो, क्योंकि ये तो आर्टिकल 21A के अंदर में फंडामेंटल राइट है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। अगर कोई इसमें टांग अड़ाता है तो भाई साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो यानी कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 20 और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के साथ में भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ में भी यहां पर इसका कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ आने वाले टाइम में नजर आएगा। ये बातें बोली जा रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो इसका इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं टारगेट कर सकती है अपने ना अलग अलग जो डेटा तैयार करती है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में बहुत बातें की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डेटा का इकट्ठा इस्तेमाल कर यहाँ पर ये अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलिसी जो है किस तरीके से किन लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को पता है जनसंख्या कंट्रोल करने की बात की गई। अब उसके लिए यहाँ पर एक्ट कानून लेकर आ गए कि हाँ इनकी जनसंख्या कंट्रोल करनी है, तो बोला जा रहा है कि इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। तो ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। हालांकि कंट्रोल करना जरूरी है चीजों को मैनेज करने के लिए, ढंग से पॉलिसी लाने के लिए, और फायदे बहुत सारे हैं। आप लोग बोल सकते हैं अगर पता है एग्जैक्टली ये बच्चा कब पैदा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसको अगर किसी को अडॉप्ट करना है, कहीं ऑर्फन एज में, कहीं अबेंडन, कहीं हाउस में, या फिर कहीं सैरोगेट बच्चे के बारे में बात की जाती है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर की जाती है। इवन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। प्रॉपर्टी में जब बात करते हैं, आप लोगों ने देखी ना मूवी कि बच्चे को उसके नाम प्रॉपर्टी जो है तब तक नहीं होगी जब तक कि 18 साल का लड़का या फिर लड़की नहीं हो जाती है, तब तक उसको पाल रहे हैं भाई साहब वो, कि 18 साल का होगा तो या तो मार देंगे या फिर इसकी शादी करा लेंगे अपने किसी जानने वाले के साथ में। देखिए ना कई बार ऐसी मूवीज, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी जब होगी यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें आएंगी, तो लोगों को सोशल बेनिफिट भी यहाँ पर मिल पाएंगे। और बाकी ये सारी चीजें मैंने बता दी कि लगभग 50 साल पुराने कानून को ये चेंज कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है और प्राइवेसी का भी हनन कर सकता है। जैसे केएस पुत्तास्वामी केस के बारे में अगर बात करते हैं, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब कौन सा पहलू देखा जाएगा वो देखने वाली बात है, पर हाँ ये भी है कि रिक्वायरमेंट भी है ऐसी चीजों की, ताकि लोगों का डेटा जो है वो सिस्टमेटिक वे में उसको बेसिकली प्रोटेक्ट भी किया जा सके। इसके लिए भी सिस्टम तैयार करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान से सुना, बताइए यस या फिर नो। सुना ना? देखता हूं सुना कितना अच्छे से सुना, भी देख लेता हूं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। ये बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, जो बिल है अमेंडमेंट बिल 2023, इसके बारे में। स्टेटमेंट देखो कौन कौन सी करेक्ट है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ जो है ये बेसिकली अमेंड कर रहा है 1969 का जो कानून है उसको। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ और डेथ जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। अटेम्प्ट करना यार, अभी डिटेल में तसल्ली में डिस्कस किया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहां पर आता है आंसर? क्या हो गया आंसर? हो गया क्या हो गया आंसर? हो गया ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जा रही है और यहां पर क्या है, यहां पर स्टेट लिस्ट की बात की जा रही है, तो आंसर ए हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना, हाँ ठीक है ना, यहीं पर ही डूब जाओगे भाई साहब। ध्यान से पढ़ा फिर भी ए लगा कर गए, क्यों? इनकरेक्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ओ माय गॉड, इनकरेक्ट भूल गए, देखना एग्जाम में यही प्रैक्टिस बस आप लोगों को करके जानी है, यहीं पर ही सारी जो है लुटिया डूब जाती है। पता है सारा क्वेश्चन, सारी चीजें पढ़ी है, एक एक पॉइंट पता है, पर लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ होगी कि क्वेश्चन ढंग से ही नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस इतना कर लो ताकि ध्यान से आप लोग पढ़ सको, ठीक है। और इसीलिए डेली एप्लीकेशन पर आप लोगों को क्विज जब आप लोग अटेम्प्ट करते हो, उसमें 10 क्वेश्चन आप लोगों को डेली दिए जाते हैं। तो आप लोग सोचो 10 क्वेश्चन डेली आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, और इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन हो गए तो महीने में 300 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के पास में। और इसी साथ में वीकली टेस्ट भी होता है आप लोग का, ठीक है। फिर उसी से मंथली टेस्ट भी आप लोग का निकल कर आता है। तो सोचो कितने अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो, कितने अच्छे से अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। तो चीज़ों को एंजॉय करो और अच्छे से चीज़ों को आगे लेकर चलोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। तो प्रैक्टिस में लेकर आओ चीज़ों को, फिर देखना एग्जाम में कितना मजा आएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। अच्छा, आप लोग अगर गांव से आते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, गांव में जब नवरात्रे चलते हैं तो सांझे बनाई जाती है, मतलब मिट्टी से जो देवी की जो स्टेचू बनाई जाती है, और वो एक नॉर्मल गांव की मिट्टी से बनाई जाती है वहाँ पर। और फिर उस पर्टिकुलर मिट्टी को जो है, जो पास पास में तालाब होता है, फिर उसमें ले जाकर डाला जाता है, तो वो कभी भी इन्वायरमेंट को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाती है। पर लेकिन आज के डेट पे जो हम लोग यहाँ पर जब भी कोई, जैसे कि कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फिर कोई ऐसे स्टेचू के बारे में बात करते हैं
जैसे अभी हम लोगों ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करी, तो यहाँ पर बेंगलुरु सिटी के अकेले के अंदर में 10,000 से भी ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई जो स्टेच्यू थी, उनको यहाँ पर बेसिकली अलग अलग जगह पर आप लोगों को देखने को मिला, उनका विसर्जन किया गया। तो इसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर पानी के अंदर में जहाँ पर ये डाली जाती हैं, इसके अंदर में कई तरीके के डिफरेंट कलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जब पानी में जाकर मिलती हैं तो उस पानी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आती हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है कि पानी को पोल्यूट करता हुआ आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है। पानी को पोल्यूट करेगा तो जो पानी के अंदर में जो जीव जंतु हैं उनकी लाइफ पर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी हेल्थ को इंपैक्ट डालेगा। मान लीजिए उसके अंदर मछली है, अब मछली की लाइफ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, अब इंसान उस मछली को खा रहा है तो इंसान की लाइफ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो रिसाइकेबल हो, इनके जिनको रिसाइकल किया जा सके और खासकर इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव ज्यादा इंपैक्ट ना डाले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, कमेटी बनाई जाए कि इसका इंपैक्ट क्या है वो यहाँ पर चेक कर उसके बारे में बताना है और साइंटिफिक स्टडी करनी है कंप्लीट। अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर स्टडी करने के बारे में बात की जा रही है, भोपाल, जबलपुर, बेंगलुरु, क्योंकि आज की डेट में इसकी वजह से जो पानी है उसके अंदर में बहुत ही ह्यूज कंटेमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। उसके अंदर में बात करें तो कई सारी मेटल, कई सारे सॉलिड एसिड, क्योंकि ये जो कलर्स का बना होता है या फिर कई सारी जो चीजें होती हैं मिलाकर बनाया जाता है, तो एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। अगर आप लोग खुद भी देखो इस चीज को, एक पानी में मतलब ये जो बनाने वाले हैं अगर उनके पास में जाकर बैठो तो आप लोगों को चीजों का अंदाजा लग पाएगा कितनी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर इसकी वजह से देखने को मिलती है। अब आगे अगर मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूं, पानी के अंदर में जो जीव जंतु जिंदा रहते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। अगर खुद देखो आप लोग पानी का फॉर्मूला तो H2O आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी H2O में से हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग निकालने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जब यहाँ पर पीओपी से बनी हुई ये जो स्टैचू है उसके अंदर में डाली जाती है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि यहाँ पर लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहेंगी, ये नॉर्मल मिट्टी की होती तो मिल जाती है वहाँ पर। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पर ये है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जब ये पानी के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये हीट जनरेट करता है, और जो हीट जनरेट करता है तो वो जो हीट होती है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो जीव जंतु रहते हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट डालती है, आज तक इसकी स्टडी भी नहीं की गई है। तो इसलिए यहां पर जो बात बोली गई ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उन्होंने क्या बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक स्टडी, यानी कि वो चाह रहे हैं कि साइंटिफिकली आप लोग जाकर देखो कि रियलिटी में इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आज के डेट में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये मैक्सिमम बातें आप लोगों को यहाँ पर दिखी है, और जो शब्द मैंने यूज किया कि पानी जो है वो गर्म हो जाता है, इसके लिए साइंटिफिक जो वर्ड है वो है एक्सोथर्मिक। ये शब्द आप लोग याद रखिए। नॉर्मली अगर आप लोग बात करें, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि घर में जो आरओ होता है उसका पानी हम लोगों को पीना चाहिए, यानी कि पर इतना भी नहीं कि उसके अंदर से सारी चीजें जो हैं वो हम लोग निकाल दें, यानी कि पानी को नेचुरल वे में भी हम लोग को थोड़ा सा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें होती है। पर लेकिन जब यही चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा शरीर के लिए खतरनाक होती हैं, जैसे कि आप लोग से बात करें आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे कई जगह जब हम लोग खोदते हैं बेसिकली पानी निकालने के लिए, नल लगाने के लिए, तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर निकलता है वहां पर जाकर, ठीक है, जिसमें लेड, मरकरी, कॉपर, कैडमियम, ये ऐसी चीजें हैं अगर शरीर के अंदर में जाएंगी तो शरीर के अंदर में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। एक तरीके से कैंसर तक के शिकार कई जगह लोग यहाँ पर इसकी वजह से होते हुए आप लोगों यहाँ पर नजर आए हैं। और जिप्सम जो कि यहाँ पर इसके अंदर में काफी लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, अगर वो पानी के अंदर में मिल जाता है तो पानी की जो एक तरीके से ना जो लाइफ कैरिंग जो कैपेसिटी है, जैसे मैंने बताया डिजोल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो उसके अंदर में फिर एक जो जीव जंतु की जो जिंदगी है वो समझो कि वो खत्म हो जाती है। तो उस एरिया में अगर जीव जंतु की जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या बच जाएगा, तो वो आगे चलने वाले टाइम में अगर आप लोग देखोगे उसके अंदर में ना कोई जीव जंतु रहेगा ना कोई प्लांट्स उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो उसके अंदर में बीमारी की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि एक एरिया डेवलप हम लोगों ने कर दिया। आने वाले टाइम पे वो और ज्यादा लोगों को बीमार करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और बेंगलुरु या फिर बड़ी बड़ी सिटीज में एक बात आप लोगों ने फेस की होगी कि वहां पर कई बार जो खासकर लेक होती है उनके अंदर में फायर यानी कि आग लग जाती है, तो इतनी टॉक्सिक हो जाती है वो नेचर के अंदर में कि उनके अंदर आग तक लग जाती है। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि ये कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से जो पानी है वो कई बार पानी सप्लाई होता है जो सिटीज के अंदर में, तो वो फिर यहाँ पर इंसानों के अंदर में जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए दुनिया भर की जो स्किन डिजीज होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी फिर यहीं से निकल कर आती है।
और एक चीज आप लोगों ने और नोटिस की होगी यहाँ पर कि जब हम लोग यहाँ पर ये स्टैचू तो हम लोग डालते हैं, इसके साथ में कई सारी मिठाइयाँ वगैरह, बर्फी, लड्डू वगैरह और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर में डाली जाती है। तो ये माना गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा कि जब ये सारी चीजें एक जगह जाती हैं तो ये आप लोगों को पता है इनका एक लाइफ ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में फिर गलने सड़ने लगती है और यहाँ पर इसकी वजह से कई सारे बैक्टीरिया भी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक आधा कोई मिठाई का पीस डाले, लड्डू डाले चलता है, पर लेकिन अगर बात करो एक लेक के अंदर में 10,000 लोग अगर जाकर विसर्जन करें तो आप लोग सोच रहे हो कि वो लेक क्या बन जाएगी, वो लेक जैसी रहेगी नहीं है फिर यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आज की डेट में यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत ही कड़े स्टेप उठाने की बात की है, वरना आने वाले टाइम पे लोगों को एक प्रॉपर पानी तक नहीं मिल पाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर ये चीजें कॉन्टिन्यूसली हम लोग करते रहते हैं तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां पर पानी को लेकर लड़ाई आज की डेट में न हो रही हो। और ये जो पानी को लेकर लड़ाई आज की डेट में आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि पहले तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बाहर से पानी आज की डेट में सप्लाई होता है। दिल्ली के बारे में आप लोग बात करो, दिल्ली के अंदर में जो भी पानी सप्लाई होता है वो यमुना से होता है। अब यमुना ही अगर पोल्यूट कर दे तो दिल्ली के सारे लोग जो हैं वो प्यासे मरते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो यानी कि एक तरीके से डिपेंडेंसी है जिसके ऊपर, जो कि लाइफ लाइन है, उसी को हम लोग बर्बाद करने पर तुले हुए। और आज की डेट में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि देश के अंदर में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ये बोला गया कि 50% से ज्यादा राज्य जो हैं वो आज की डेट में पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग किस तरह का माहौल क्रिएट करके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए। देखिए कल्चर भी है, हमारी सारी चीजें सेलिब्रेट करनी है, पर लेकिन किस तरीके से सेलिब्रेट करनी है थोड़ा वो डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि पुराने टाइम पर ठीक है हुआ करती थी चीजें, बड़ी बड़ी नदियां थी हमारे पास में, सारी चीजें थी, पर आज के डेट में हम लोगों ने वो माहौल छोड़ा नहीं है। तो अब हम लोगों को बिल्कुल वही देखना है कि जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को हम लोग काट रहे हैं, तो बैलेंस कहाँ बनाना है ये देखने वाली बात है। ये जो न्यूज़ है अब यहाँ पर आप लोग इसको बेसिकली बायोडायवर्सिटी के साथ में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 के अंदर में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है यहाँ पर, उसके अंदर में पिछले कुछ टाइम में 7 से ज्यादा जो लेपर्ड थे उनके कब यानी कि उनके बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई है। और एक पर्टिकुलर वायरस है जो कि काफी ज्यादा कॉन्टेगियस वायरस आप लोगों को देखने को मिलेगा और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, अभी हम लोग 20 सितंबर में बैठे हैं, यानी कि 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा कंप्लीट, और 7 से ज्यादा जो कर्व है उनकी जान चली गई है। तो इसके ऊपर बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि और ये किस तरीके की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इस वायरस के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी बीमारी के बारे में जब यहाँ पर पता चलता है तो फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके बारे में, इलाज के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन पहले बताए तो कोई कि आखिर ये है क्या। तो याद रखिएगा यहाँ पर अमेरिका के अंदर में जो वेटनरी जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा बताया इसको फेलिन पेनेलुकेमिया। ये पर्टिकुलर एक हाईली कॉन्टेगियस वायरस है जो कि नॉर्मली जो कैट होती है, कैट में भी खासकर जो कैट के बच्चे होते हैं तो उनके अंदर में ये वायरस जो है उनको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो टर्म इसके अंदर में लिया गया है पहले ल्यूकेमिया, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑल ऑफ द जो व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि अगर कोई आप लोगों से डायरेक्ट भी बोले तो किसी पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड पहले ल्यूकेमिया, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल का डिक्रीज हो जाना, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर नॉर्मली क्या काम करती है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बनाए रखने का काम करती है। तो इसकी वजह से बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो यहाँ पर एक तरीके से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और बाहर से कोई भी अगर एक तरीके से कोई छोटी सी भी अगर बीमारी आती है तो फिर वो इंसान की बॉडी हो चाहे जानवर की बॉडी हो उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर लेगी। और जैसे ही कंट्रोल में करेगी तो फिर क्या है, उसका एक तरीके से इम्यूनिटी जो है वो और ज्यादा बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये साइक्लिक नेचर में चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, पहले बीमार फिर और बीमार फिर और बीमार। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देखते हैं 22 अगस्त से अभी हम लोग यहाँ पर 20 सितंबर में बैठे हैं, उसी के अंडर में 7 ऐसे बच्चों की बेसिकली जान चली गई है। तो इससे अंदाजा लगा सके कितनी खतरनाक यहाँ पर ये बीमारी है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आ रही है ये आप लोग याद रखते हैं किसके बारे में, ये है बैनरघाटा नेशनल पार्क। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। तो कर्नाटक में इसको 1970 में डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क 1974 में। तो ये फाउंड किया गया था 1970 में और फिर नेशनल पार्क के तौर पर इसका 1974 में यानी कि 4 साल बाद 2002 में इसको यहाँ पर बायोलॉजिकल रिजर्व के तौर पर भी देखा गया। और इसको एक तरीके से इसके नाम के साथ में बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी आप लोग इसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है।
तो ये तो होगी इसकी बेसिक चीजें। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बीआर हिल्स और इसी के साथ में सत्यमंगलम फॉरेस्ट, ये पर्टिकुलर एरिया इसी के साथ में कनेक्ट कर आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में जब आप लोग इसको आगे देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थाली ये रिजर्व फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर बालिकल फॉरेस्ट इसके साउथ में आसपास में नजर आ जाएंगे, यानी कि इधर साउथ ईस्ट में ये वाले और साउथ वेस्ट में यहाँ पर ये वाले। और बाकी जो बेसिक चीजें बताई थी, और बाकी अगर आप लोग तितली प्रेमी हैं तो यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को बटरफ्लाइज वगैरह देखने को मिल जाएगी, जाकर आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आइडिया रखना थोड़ा सा। ये जो न्यूज़ है दोस्तों आप लोग सोसाइटी के साथ में इंक्लूड करके देखते हैं, और जो सोसाइटी होती है वो किन किन लोगों से मिलकर बनी होती है। सोसाइटी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेसिकली बड़े बुजुर्ग, यानी कि मेल और फीमेल, इसी के साथ में बच्चे सोसाइटी का बहुत अहम पार्ट होते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये डेडिकेटेड है ऑल चिल्ड्रंस ऑफ कंट्री। मतलब क्या है समझेंगे, उनके फायदे के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा, कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। मुद्दा क्या है आप लोग देखो, आज की डेट में स्कूल के अंदर भी बच्चे जो हैं वो मोबाइल लेकर जाते हैं कई जगह, और इसकी वजह से 24 घंटे सोशल मीडिया पर यहाँ पर आप लोगों को उनकी जो है हरकतें देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर में आप लोगों को इतना एक तरीके से चौंकाने वाला केस सामने आया। एक बच्चे ने प्रैंक वीडियो बनाने के लिए अपनी माँ के सामने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की। उसकी माँ जो थी वो अंधी थी, यानी कि देख नहीं पा रही थी, और वो प्रैंक वीडियो बनाने के चक्कर में एक पर्टिकुलर टेबल पे चढ़ा और उससे उसका पैर फिसल गया, और वो रियलिटी में उसको बेसिकली फांसी लग गई और उसकी जान चली गई। ये क्या है, ये है सोशल मीडिया का एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट, कि इंसान जो है पता नहीं किस किस हद तक पार कर रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया पर। तो कोई ना कोई ऐसा बैन होना चाहिए ताकि बच्चे ऐसी हरकतें हुए करते हुए नजर न आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा बोली गई कि जो बच्चे की डेफिनेशन हम लोग 18 साल रखे हुए ना, उसको बढ़ाकर एटलीस्ट 21 साल कर दो। यानी कि इनका मानना यह है कि 18 साल की उम्र में हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि हम लोग अपने आप को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस होने से रोक सकें। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो एज है वो 21 साल कर देनी चाहिए। जब ये न्यूज़ में पढ़ रहा था मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हम लोग अपने देश के लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग 18 साल की एज में चुन लेते हैं, और हम लोग अपनी लाइफ के डिसीजन जो है क्या देखना है और क्या नहीं देखना है वो 18 साल में नहीं ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे शादी को लेकर 18 साल की लड़कियों के फिर 21 साल के बारे में बातें की गई, अभी यहाँ पर वोटिंग एज भी एटलीस्ट 21 साल कर देनी चाहिए, जो कि पहले 21 साल ही हुआ करती थी, पर लेकिन फिर उसको 18 साल कर दिया गया। बताइए कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको चेंज किया गया। तो ये जरूरी है, अगर ये फिर से इसको हम लोग 18 साल की जगह 21 साल कर दें तो ज़्यादा मैच्योरिटी वाले डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से लोग, बच्चे खासकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर, उसका काफ़ी ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पर देखने को मिल रहा है। कई सारे बच्चे तो उसके चक्कर में सनकी हो जा रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सनकी इन द सेंस मतलब उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई पबजी पर लगा हुआ है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ चल रहा है मतलब, और कई सारे तो बैड एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मतलब उल्टी सीधी वीडियोस देखना, पोर्न टाइप में उनके चक्कर में बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बच्चे की जो लाइफ होती है ना, जो एक तरीके से स्टार्टिंग फेज होता है, वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डालता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने 2 जज जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे जस्टिस जी नरेंद्र और इसी के साथ में विजय कुमार ए पाटिल, उनके ऑब्जर्वेशन में अभी यहाँ पर अपील, देखिए मुद्दा क्या था, इनके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर अभी ट्विटर के ऊपर भी कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि ट्विटर की बात नहीं करें यहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा व्हाट्सएप का केस, व्हाट्सएप को लेकर भी यहाँ पर बात की गई थी। उससे पहले कई सारे गेम्स की बात चल रही थी कि ऑनलाइन मीडियम को लेकर कैसे करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंडर में नोडल अथॉरिटी मानी जाती है। यानी कि कुछ भी अगर ऐसी कोई हरकत देश के अंदर में हो रही है और उसको रोकना है तो हमारे देश के अंदर में ये मिनिस्ट्री आप लोगों के सामने आएगी। अब चाहे ट्विटर की बात कर लो, चाहे व्हाट्सएप की बात कर लो, उससे पहले चाहे आप लोग बात करो, कई बार आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब से भी कई सारी वीडियोस हटाने की बात की गई थी जिसमें कई सारे फेक एडवर्टीजमेंट वगैरह किए जा रहे थे। तो यहाँ पर ये सारा काम हमारे देश में ये मिनिस्ट्री करती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। अभी मुद्दा क्या है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली अभी बोला गया था ट्विटर को कि 1474 यानी कि लगभग 1500 के करीब अकाउंट जो है वो आपको यहाँ पर ब्लॉक करने हैं, जो फालतू की चीजें शेयर कर रहे हैं। कई सारे ट्वीट थे, उसमें कई सारे यूआरएल थे और कुछ हैशटैग भी यहाँ पर देखने को मिले। तो आप लोगों को पता है ट्विटर किसके अंडर में है, वो है इलोन मस्क के साहब के अंडर में। तो वो बोलता है कि मुझे फ्री स्पीच को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो वो तुरंत जो है हाई कोर्ट के पास में यहाँ पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर उसी के चलते देखो सबसे बड़ा जरूरी पता है क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन देता है तो वो अच्छा डिसीजन तब दे पाता है जब हमारे देश में उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कोई कानून होता है। यानी कि हमारे देश में अगर कोई कानून है तो उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन देगा। अगर कोई कानून ही नहीं है तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि अपनी साइड से कोई कमेटी वगैरह बना दे ताकि तब तक गाइडलाइन दी जा सके जब तक कि यहाँ पर ये चीजें सेट नहीं हो जाती हैं। तो अभी उसी के बारे में बात की जा रही है कि ताकि यहाँ पर ये तो चीजों को रोका जाए कि बच्चों की जो एज है, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, एटलीस्ट यहाँ पर उनके ऊपर इम्पोज एक बैन लगाया जाए कि सोशल मीडिया को कंट्री के अंदर में चेक में रखा जाए। कैसे, जैसे चाइना के अंदर देख लो आप लोग, यहाँ पर चाइना के अंदर में गवर्नमेंट ने घंटे तक डिसाइड कर रखे हैं भाई साहब कितनी देर तक ही बच्चे जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारे देश के अंदर में कोई रोक टोक ही नहीं है, हमारे देश के अंदर में इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं है। अगर किसी को बोला जाएगा तो ये कहेंगे कि यार ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 की बात करेंगे। पर लेकिन अगर इसके ऊपर प्रॉपर कानून बनेगा और उस कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो फिर तब चीजें जो हैं थोड़ी आसान रहेगी, कोर्ट को डिसीजन देने में भी आसान रहेगी, चीजों को इंप्लीमेंट करने में भी। और कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर में भी यहाँ पर टीचर को भी पावर दी जाए कि यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है सोशल मीडिया वगैरह जो है क्लास के टाइम पर यहाँ पर इस्तेमाल ना करे। इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर इंप्लीमेंट कर दे कि जब कोई बच्चा अगर स्कूल के अंदर में क्लास के अंदर में बैठेगा उसके हाथ में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करें कहीं ना कहीं बच्चे को अगर मोबाइल देना है तो पेरेंट्स को भी अपनी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी क्योंकि 18 साल तक का बच्चा, क्या आप छोड़ दो आप लोग यहाँ पर 30 और 35 साल के जो लोग हैं ना वो भी आज के डेट में शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील में इतना घुस जाते हैं कि पूरी पूरी रात लगे रहते हैं, उनकी रात कहाँ निकल जाती है उनको पता नहीं चलता है। ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक तरीका एडिक्शन होता है। देखो एडिक्शन कैसा भी हो, किसी को शराब पीने का एडिक्शन है, कि किसी को फोन देखने का एडिक्शन है, किसी को शॉर्ट्स देखने का एडिक्शन है, कोई यहाँ पर इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, कोई मतलब ये सारे एक तरीके एडिक्शन है जो आप लोग हद से ज्यादा करते हो जिंदगी में। तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ताकि सही तरीके से अपने देश के यूथ को हम लोग सही डायरेक्शन दे सके। आप लोग क्या राय इसके बारे में बताना। और जो कमेटी सेट की गई है ये सही है और 18 एज होनी चाहिए या फिर 21, इसको आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं इसके बारे में भी अपनी सजेशन जरूर देना, ठीक है दोस्तों। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज किया है फाइन 2000 रुपए का ऑन द लॉयर फॉर सेंडिंग द अनप्रिपेयर्ड जूनियर टू हियरिंग। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने जूनियर को भेज दे कि जा तू मेरी जगह केस सुन के आ, ठीक है। तो यहां पर लेकिन वो जूनियर जो है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में एक आर्टिकल याद रखेगा, आर्टिकल 145 आप लोगों को यहां पर ये अधिकार देता है कि आप लोग ऐसी अगर कोई हरकतें करते हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो कॉन्सेप्ट जिसका मेंशन है वो यहां पर याद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म टाइम टू टाइम मेक द रूल फॉर द रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड जो भी प्रोसीजर है कोर्ट के अंदर में। और एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड जो है ये एक टाइटल गिवन कहता है और यहां पर किसको, एडवोकेट को, जो कि प्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर एक तरीके से पर्सन को कोर्ट के सामने जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो एडवोकेट जो रहता है वो एंटाइटल रहता है फाइल करने के लिए मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट, और दे आर ऑल्सो फाइल अपीयरेंस, एक तरीके से पार्टी के तौर पर वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। पर कि ये चीज जो है नो अदर हाई कोर्ट इन इंडिया, ये सिमिलर प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये है कि एक डिसेंट इंसान वहां पर जाना चाहिए, यानी कि किसी को भी लेकर आप लोग पहुंच गए, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिफाइड जज वहां पर रहते हैं और वहां पर जाकर कोई नो सिखिया टाइप का आदमी अगर जाकर वहां पर बदतमीजी काटता है फिर खड़ा होता है तो ये एक तरीके से कोर्ट और उसके टाइम की तौहीन मानी जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पर इंसान जो है वो वेल प्रिपेयर होकर जाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, फाइल वगैरह, अपने क्लाइंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह इंसान जो है वही नहीं बता पा रहा है। तो जो लॉयर है वो तो मजे में कहीं घूम रहा है, फिर कोई दिक्कत हो गई पता नहीं क्या कर रहा था, पर लेकिन यहां पर जो जूनियर को भेजा उसके ऊपर फाइन लगा के उल्टा चलता कर दिया। तो ये न्यूज में आ गया। तो आर्टिकल 145 का जो फर्स्ट है ये याद रखिएगा। और आर्टिकल 145 तो सर सुना सुना सा लग रहा है, क्या याद आ रहा है कुछ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब भी हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? वो बेंच जो कि संवैधानिक मैटर सुनते हैं। संवैधानिक मतलब जो संविधान से रिलेटेड होते हैं, उन पर्टिकुलर मैटर को यहां पर हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनती है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि संवैधानिक मैटर सुनती है उसके बारे में एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि मिनिमम 5 जज उसके अंदर में होने चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है उन्हीं को ये पावर रहती है कि वो यहां पर इसके लिए बेंच बना सकते हैं और किसी के हाथ में ये पावर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा और इसको लेकर कोई कंफ्यूजन भी आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और बाकी यहां पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसके लिए यहां पर बात की जा रही है ऑर्डर 4। यहां पर अगर बात करेंगे तो रूल, एक सेकंड पेन को क्या हुआ,
ये भी सुप्रीम कोर्ट से डर गया। ऑर्डर 4 रूल 5 सुप्रीम कोर्ट रूल 2020-13 के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि एडवोकेट जो है उसको रिक्वायर होता है कि एनरोल करे स्टेट बार काउंसिल के अंदर में। एडवोकेट को रिक्वायर है कि प्रियर एक्सपीरियंस ले यहाँ पर एटलीस्ट 4 साल का। एडवोकेट को यहाँ पर अंडर द ट्रेनिंग होना चाहिए 1 ईयर बिफोर द उसको AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना जाए। और एडवोकेट जो है उसको अपियर होना होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एडवोकेट जो है उसको रिक्वायर है यहाँ पर कि एक तरीके से हैव एन ऑफिस इन दिल्ली विद इन द रेडियस ऑफ 10 माइल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ताकि कुछ भी अगर बात हो तो तुरंत वहां पर देखी जा सके। और वंस रजिस्टर AOR, तो यहाँ पर AOR इज इशू ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मस्ट बी यूज्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसको एक इंपॉर्टेंस मिल गई है कि हाँ ये इंसान जो है ये काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर वो पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी यहाँ पर जूनियर को उठाकर वहां पर भेज दो, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन यहाँ पर मानी गई, इसके लिए यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सही था या फिर गलत था, इसमें आप लोग क्या रहे, आप लोग ये बताइए। देखो गलत तो था ही नहीं, क्योंकि रूल के अंदर में लिखा हुआ है, तो गलत तो बोलने वाली बात ही नहीं है। पर हाँ, जिसने बदतमीजी की है उसने गलत किया है, एटलीस्ट जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ये सारी चीजें जान रहा है उसके बाद भी, तो उसने गलत किया है कि नहीं। आप लोग ही क्या रहे हैं बताना जरूर। दोस्तों वैसे तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों से 3 दिन पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन उस टाइम पर मैंने बोला था कि अभी क्वेश्चन नहीं है, तो इसके क्वेश्चन बनाकर फिर डिटेल में और आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप लोग उसका याद रख सकें। यहां पर बात की जा रही है OIML सर्टिफिकेट के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल, ये एक तरीके से मेट्रोलॉजी, इसके द्वारा एक सर्टिफिकेट बेसिकली यहां पर तैयार किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट देने के जो अधिकारी हैं वो कुछ ही देश हैं। अब उन कुछ देश अधिकारियों में हमारा देश भी शामिल हो गया है, और हमारा देश जो है वो शामिल होने के बाद में दुनिया में 13वां देश वैसा बन गया है जो कि ये काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि यूएस से भी आज तक ये काम नहीं करता है, तो आप लोग अपनी इमेज देख सकते हो इसमें शामिल होने से कितनी अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है, यहाँ पर ये इसके अंदर में आप लोगों को कई सारे मेंबर देखने को मिलेंगे, लगभग 50 के करीब आप लोगों को यहाँ पर 60 के करीब आप लोगों को यहाँ पर मेंबर देखने को मिल रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करने का जो अथॉरिटी है वो सबके पास में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन 1955 में बनाई गई, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर रखने के लिए सब सहमत हुए कि हाँ यहाँ पर हेडक्वार्टर रखेंगे। और इंडिया इसका जो मेंबर है वो यहाँ पर 1956 में बना, यानी कि सेम ईयर इंडिया ने साइन कर लिया यहाँ पर मैट्रिक कन्वेंशन भी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करने वाले 13वें नंबर के यहाँ पर देश बन गए। अब अच्छी बात क्या है, अगर हमारे देश से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर जा रहा है, कुछ भी ऐसा दिक्कत देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर पता है कि OIML सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, तो अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना वो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाइड इंस्ट्रूमेंट रहेंगे सारी चीजें। तो ये एक तरीके से हमारे देश की इज्जत बढ़ती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगा, मार्केट में नजर आएगी कि हाँ इंडिया से यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू किया गया है। लीगल जो मेट्रोलॉजी इन इंडिया अगर बात करें तो इंडिया लीगल मेट्रोलॉजी जो है वो रेगुलेटरी है, एक तरीके से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है हमारे देश के अंदर में, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। इंडिया लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल देखने को मिलेंगे। लीगल मेट्रोलॉजी ये यहाँ पर ये बेसिकली पैकेज्ड कम्युनिटी रूल देखने को मिलेंगे, और लीगल मेट्रोलॉजी अप्रूव्ड ऑफ मोड 2011 के रूल देखने को मिलेंगे। यानी कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा हवा में कह रहे हैं कि हमको भी इसका बेसिकली मेंबर बना दो और हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार ने यहाँ पर कानून तक पास कर रखे हैं इसके ऊपर में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, और ये शायद ही आप लोग कहीं पर सुनोगे इसके बारे में। नॉर्मली इसके बारे में ज्यादा जिक्र होता नहीं है, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में यूपीएससी के कान ऐसी जगह जाकर खड़े होते हैं। ठीक है, जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जाओगे तो 3 लिस्ट है, एक तो हो गया यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर अगर कोई भी वेट एंड मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है एंट्री नंबर 50 के। ठीक है, और इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ विद रेस्पेक्ट टू द वेट एंड मेजरमेंट, तो ये लीगल मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 33A के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि जो ये रूल बनाए गए हैं हमारे देश के अंदर में, इसमें आप लोगों को सेंटर और इसी के साथ में कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। यानी कि स्टेट लिस्ट का यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं है, यहाँ पर सेंटर को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। अगर आप लोग देखो, हालांकि कॉन्करेंट में स्टेट भी काम कर सकते हैं, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखने वाली है कि मेनली इसका जो बेसिकली स्टेब्लिशमेंट है, स्टैंडर्ड कैसे रखना है, वो पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा ही आसान सा। अब इंपॉर्टेंट बातों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने OIML सर्टिफिकेट के बारे में तो बोला गया कि डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाई
एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करता है कि मैं एक तरीके से मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो पास करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का टेस्ट यहाँ पर OMIL का। तो यहाँ पर ये उसके तहत यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है। OMIL जो यहाँ पर OIML जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर ये बेसिकली सिस्टम है इशू रजिस्टर, और OMIL सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पर अगर इशू किए गए तो उसकी एक इंपॉर्टेंस मानी जाती है। ठीक है, एम क्या है, देखो हर एक देश के अलग अलग स्टैंडर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका एम ये है कि सारे क्यों ना मिलजुल कर काम करें। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो जितनी भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी की सारी क्या है, करेक्ट है या फिर कोई एक करेक्ट है। तो आंसर क्या है, A, B, C या फिर D आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गया इसके बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेथोडोलॉजी। तो बोला गया कि यहां पर इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहां पर अभी बताया कि ये बनाई गई थी 1955 में, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। कैसे यहां पर प्राइमरी गोल है कि प्रमोट करे हार्मोनाइज वर्ल्ड वाइड, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, 1955 में बनाई गई थी, पर हम लोग एक साल बाद 1956 में इसके साथ में कनेक्टेड हुए थे। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो आंसर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन सारे आंसर सही थे। तो इसका आंसर आप लोगों को D देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को कंफ्यूजन आना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि ये डील करता है यहां पर रेगुलेशन स्टैंडर्डाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंश्योर करता है एक्यूरेसी, फेयरनेस, और इसी के साथ में वेरियस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। इसी के साथ में यहां पर जो इंपोर्टेंट बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव है कि लीगल मेट्रोलॉजी जो है वो इंश्योर किया जा सके, स्क्रूटनी एक्यूरेसी इन द जो भी यहां पर एक तरीके से विगमेंट्स है एंड द मेजरमेंट्स है, यानी कि जो भी यहां पर वजन या फिर मापने के जो भी तरीके हैं उसको सटीक रखा जा सके। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अगर आपसे पूछा जाए। यहां पर ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 है, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा वो है डी, यानी कि सारी की सारी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। यहाँ पर बात की जा रही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लीगल मेट्रोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया लीगल मेट्रोलॉजी जो रेगुलेटेड एक्ट है यहाँ पर वो 2009 का है। मेन एम है कैसे कि रूल जो है वो पब्लिक गारंटी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें और डिटरमाइन करा सकें कि मेजरमेंट और जो वेटमेंट है यहाँ पर उसको ढंग से मापा गया है। इसी के साथ में स्टेब्लिशमेंट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ द जो वेट है यहाँ पर, और मेजर करते हैं इन फोर्स ऑफ द लॉ जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया इंडिया यूनियन लिस्ट के अंदर में, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर तसल्ली में पढ़ाई, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर ये इंक्लूड करते हैं यूनियन लिस्ट में, पर लेकिन जब यहाँ पर बात की जाती है वेट्स और मेजरमेंट के बारे में तो यहाँ पर इनफोर्स करने की बात आती है तो कॉन्करेंट लिस्ट आती है, ना कि यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो दिख रहा है यूनियन लिस्ट वाला फंडा ये गलत हो गया। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो अब यहाँ पर ये आप लोगों का टॉपिक तैयार है। वैसे मैंने कंट्री बताई थी, तो उस कंट्री में यहाँ पर कौन कौन थे उनके नाम याद है, क्योंकि G20 के बारे में जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो ये तो फिर भी यहाँ पर ओनली 13 कंट्री का ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं उनके नाम आप लोग याद बताइए। अभी 2 दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था और फिर बोला था क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज आपके क्वेश्चन हो गए सारे। अगर उनके नाम याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो। ठीक है, देखता हूं कौन कौन सही आंसर लिखता है उसका। दोस्तों आप लोगों को याद होगा हमारे देश के अंदर में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जब किसानों ने सरकार के द्वारा लाए गए 3 बिल जो थे उनका अपोज किया था, और उस ड्यूरेशन में कई सारे हमारे जो किसान भाई बहन थे उनकी जान भी गई थी यहाँ पर। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर जो फार्मर एसोसिएशन है 3 अक्टूबर के जो दिन को आंध्र प्रदेश के अंदर में यहाँ पर एज ए ब्लैक डे के तौर पर यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह कि क्यों 3 अक्टूबर को, तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। 3 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कई सारे जर्नलिस्ट और कई सारे जो किसान हैं उनकी यहाँ पर जान चली गई थी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो यहाँ पर तब से लेकर यहाँ पर ये बेसिकली काफी लंबे समय से इनके बारे में डिस्कस भी किया गया कि आखिर ऐसी दुर्घटना कैसे देखने को मिली। और उस टाइम पर यहाँ पर ये जो हरकतें की गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका देखने को मिले होम, जिनका नाम था अजय मिश्रा, तो यहाँ पर उनके द्वारा फार्मर के ऊपर जो है वो गाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, तो इनके सन जो थे यहाँ पर, मतलब उनके द्वारा नहीं, उनके जो बेटे थे बेसिकली खुद के उनके जो बेटे थे उनके द्वारा यहाँ पर ड्राइव की गई थी। और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सलमान खान ने हिरन के बेसिकली मारने की बात की थी और फिर उसके बाद में गाड़ी चला दी थी लोगों के ऊपर जो लेटे हुए थे। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो। तो इसी के चलते यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने जवान मूवी देखी होगी, उसमें भी ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई है कि किसानों की कंडीशन कितनी बुरी यहाँ पर रहती है, तो दुर्दशा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के मुद्दे की ओर अपना ध्यान खींचने का एक तरीका आप लोग बोल सकते हो जब कोई ऐसा स्टेप यहाँ पर सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं।
और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेपाल के साथ में अपना बॉर्डर टच करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का तो छोड़ो, आप लोग अपने अपने राज्य के बारे में बताइएगा कि आपके आपके राज्य में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट या फिर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है। ये बड़ा ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में। हेल्थ के बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ को इग्नोर करना यानी कि कई बार इंसान जो है इसके चक्कर में जान तक गवा देते हैं। तो हेल्थ आप लोगों को ये बताना है किस सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, बता दूंगा, वैसे टेंशन मत लेना। अभी बात जो निकल कर आ रही है वो आ रही है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर, किस राज्य के डिस्ट्रिक्ट से ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आप जब चलकर आगे लाइफ में अपनी पर्टिकुलर पोजीशन लोगे, डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप लोग डीएम बनोगे, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आ जाता है। तो कुडेलोर डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु के अंदर में है, वहां पर जो डीएम साहब हैं उन्होंने बड़ी ही एक अच्छी सी मुहिम स्टार्ट की है लोगों को अवेयर कराने के लिए। उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी को डेंगू यानी कि मच्छर जनित जो बीमारी होती है, तो ये इसके चक्कर में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। और मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा ओनली इस बीमारी के लिए नहीं, किसी भी बीमारी के बारे में अगर बात की जाए, अपने आप डॉक्टर न बने। आज के टाइम पे तो यार कम से कम न बने। पहले आप लोग बोल सकते थे कि हाँ चीज सही है, चलो थोड़ा ये कर लिया वो कर लिया, पर आज के डेट में एक तो लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो आप लोगों को अप टू द मार्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जंक फूड और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, प्रॉपर ना नींद लेना ना प्रॉपर एक्सरसाइज करना, बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। एंडीज एजिप्टी जो है यहाँ पर ये मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो होती है, तो यहाँ पर ये खून पीने का काम करती है, तो यहाँ पर इसके चलते ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। तो डेंगू जो है, ये जो फीवर है, डेमी हेमोरजिक जो फीवर है यहाँ पर ये काफी सीरियस कंडीशन आप लोगों की क्रिएट करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बॉडी के अंदर में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। सीरियस ब्लीडिंग, सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर और डेथ तक यहाँ पर इंसानों की होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर लोगों को अवेयर कराना। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी डेंगू के बारे में अगर आप लोग याद रखें, ये तो आप लोगों ने आसपास में देखा भी होगा, इतना कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जैसे जैसे यहाँ पर मच्छर जनित बीमारी फैलती है, इसके बारे में जिक्र होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1 से 2 हफ्तों के अंदर में जो केस है वो फेटल कंडीशन में भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बचाव ही सुरक्षा है, यहाँ पर कोई ऐसे नहीं सिस्टमेटिक यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए बेसिकली ऐसा कोई इलाज देखने को मिलेगा, ठीक है। मच्छरदानी ये सारी चीजें आप लोग अपना इलाज खुद से बेसिकली इनके बेस पर कर सकते हैं। प्रॉपर मेडिकल केयर यहाँ पर दी जाए। इसके लिए जो वैक्सीन है यहाँ पर ये CYD-TDV, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बेसिकली डेंगू वैक्सिया ये अप्रूव की गई थी यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2019 में, और अब तक की ऐसी इकलौती दवाई यहाँ पर मानी गई है कि जो कि यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो डेंगू वैक्सिया के बारे में आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई अभी रिसेंटली ऐसी कोई मेडिसिन इसके लिए यहाँ पर लाई गई है, ठीक है। तो ये जरूरी है यार, ये ऐसी बीमारी है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ओके। अच्छा एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, ये मेडिसिन नहीं है, मैंने मेडिसिन लिख देना यहाँ पर, ये मेडिसिन नहीं है, वैक्सीनेशन है। और आप लोगों को पता है मेडिसिन और वैक्सीनेशन में, वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। जो वैक्सीन होती है कोविड-19 की वैक्सीन आप लोगों को दी गई थी, ना कि मेडिसिन। रीजन क्या था, वैक्सीन जो होती है वो बीमारी होने से पहले आप लोगों को दी जाती है ताकि आप लोगों के शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो बना रहे, जबकि मेडिसिन आप लोग जब बीमारी की कंडीशन में पहुंचते हो तो उस टाइम पर आप लोगों को वो दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। आप लोग नहीं मतलब कोई और इंसान, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बीमार हो, अपनी अच्छे से हस्त पुष्ट रहो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो वैक्सीन और इसमें डिफरेंस पता रखना है आप लोगों को मेडिसिन में, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो कि काफी कोल्ड हो चुका है और फिर हॉट हो जाता है, फिर कोल्ड हो जाता है, यानी कि ये ठंडे बस्ते में जाता और बाहर आता रहता है। टॉपिक क्या है, ये सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला एक टॉपिक भी आप लोग बोल सकते हो। बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे संविधान को बनाने वालों ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं डिसाइड किया था और ना ही बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहीं पूरे संविधान में लिखा हुआ है, पर फिर भी ये संविधान को बनाए रखने का सबसे खतरनाक टूल है। अभी क्यों न्यूज में हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर पब्लिकली, तो इन्होंने उसके ऊपर कमेंट करने से मना कर दिया। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बोला जैसे कोई सचिन तेंदुलकर जी से कुछ पूछा करता था तो वो क्या करते थे कि मैं बल्ले से जवाब दूंगा, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे ही बोला कि मैं अपने जजमेंट से जवाब दूंगा।
तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जब आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे तो आप लोगों को हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक पर्टिकुलर केस के बारे में, जो कि है केशवानंद भारती केस 1973, जिसको मैं टाइगर केस के नाम से भी बोलता हूँ आप लोगों के सामने। ये बताना है कि कितने टोटल जज थे इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लाया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का, ये ऐसा नहीं कि अपने आप ही आ गया, ये केस दर केस यहाँ पर चीजें आगे बढ़ी। पहले केस ने कुछ बोला, दूसरे केस ने कुछ बोला, और फिर यहाँ पर इस तरीके से बाद में आकर ये पर्टिकुलर केस आया केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस के बाद में लगा कि यार अगर बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो हमारे संविधान के तितर उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई उसको कैसे चेंज करेगा और कोई कैसे चेंज करेगा। तो फिर बोला गया कि यार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब यह कि एक घर का बेसिक ढांचा बना दिया, और उस बेसिक ढांचे के अंदर में कहाँ पर कोई कमरा है, कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ पर वहाँ पर आप लोगों को बेसिकली किसी के बाहर से आया हुआ कोई यहाँ से बैठे, इनके ड्राइंग रूम कहाँ बना रखा है। तो ऐसा एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया। अब आप लोग कमरे के अंदर चीजें चेंज कर सकते हो, पर लेकिन उस पर्टिकुलर दीवार को चेंज करोगे नहीं। कैसे नहीं, मुन्ना भाई MBBS बनोगे कि बाजू वाला कमरा अंदर ले ले, हमारा कमरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले, इससे पहले क्या था, यहाँ पर सरकार जो है वो अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो इसके बाद भी यहाँ पर यही बोला गया कि तुम अपनी दादागिरी दिखा लो। मतलब सरकार ने पूछा कि यार बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, हम कितना संविधान को संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम मजे लो, जितना चाहो उतना संशोधन कर लो, हम कोई नहीं रोकेंगे। तुम फंडामेंटल राइट को संशोधन कर दो, चाहे तुम DPSP को संशोधन कर दे, जो तुम्हारा मन करे तुम उसको चेंज कर दो। तो फिर यहाँ पर बोला कि अच्छा जी इतनी पावर, तो फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम चेंज करो, हम बताएंगे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि एक तरीके से ये उनके ऊपर बैठ गए डंडा लेके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पापा जो है घर पे बैठे हुए हैं और आप लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। तो पूछा कि पापा से कि पापा घर वापस कब आना है। पापा कह रहे हैं कि टाइम से आ जाना। कि पापा वो टाइम क्या है जिस टाइम तक आना है? कि तुम टाइम से आ जाना, तुम आ जाओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। जब अगर थप्पड़ और चप्पलें पड़ी तो इसका मतलब लेट हो गए, और नहीं पड़ी तो इसका मतलब टाइम से आ गए। ऐसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया भाई साहब यहाँ पर। तो कुछ फिर भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सोवरन होनी चाहिए, बेसिकली सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर का होना चाहिए हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर में। ये ऐसी ऐसी बेसिक चीजें यहाँ पर दी गई कि इनको आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलोगे। तो इसके बारे में कोई भी बात करना पब्लिकली ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मीडिया हाउसेज जो है न्यूज़पेपर उसको उठा उठाकर पटकेंगे अपने तरीके से, और फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आइए अब आपका स्कोर बूस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इन न्यूज को सुना है। एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। पहला बोला गया यहाँ पर बनेरघाट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर लखीमपुर खीरी, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा, नेशनल लेवल तक यहाँ पर इसके ऊपर न्यूज बनी, ये मेंशन किया गया न्यूज में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर देते चलिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये गणेश चतुर्थी के बारे में है। ये कल्चर के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर विनायक चतुर्थी या फिर यहाँ पर विनय चौथी के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं, विनायक चौथी। ठीक है, 10 दिन का फेस्टिवल होता है, और चौथे दिन यानी कि 4th डे यहाँ पर आप लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू जो लूनार सोलर कैलेंडर है। और अगर अगस्त सितंबर के बारे में बात करें तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? सही आंसर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डेंगू के बारे में। डेंगू जो बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो वायरल डिजीज है जो कि फैलती है बाइट की वजह से, मॉस्किटो के मच्छर के काटने की वजह से। और बोला यहाँ पर यह गया कि इट इज नॉट ए कंटिग्यूअस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कुछ पास होती है प्रेग्नेंट जो पर्सन है एक तरीके से अपने बच्चे को, यानी कि प्रेग्नेंट पर्सन के बेसिकली वुमेन से अपने बच्चे को ये ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा नॉर्मली पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर ये बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नन? आगे बात करें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली सही है कि बेसिक फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो 5 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की जा रही है, यानी कि कानून का शासन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता का सिद्धांत। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4, 5 ये आप लोगों को बताना है ABCD में से, तो कौन सा सही है चूज करिए। ठीक है, सीसेट का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से सीसेट के कई सारे क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करता हूँ, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों सीसेट का आंसर देते हुए आप लोगों का सर कटता है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे सीसेट को अटेम्प्ट करते हैं। क्यों भाई? सीसेट में मतलब मन नहीं लगता है, फिर सीसेट क्या है?
क्या पास नहीं होना क्या सी सेट में? ये भी प्रॉपर पेपर है एग्जाम के अंदर में, इससे भी प्रॉपर क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के। ये भी पास होने के लिए आप लोग काम करना पड़ेगा, वरना ये रुला देगा आप लोग, ये बात ध्यान रखना। सी सेट को हल्के मत लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर बात की जा रही है सिंगलाला नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर सिंगलीला जो नेशनल पार्क है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर में, दार्जिलिंग वाले एरिया में। कौन आप में से ऐसा है जिसने इसको विजिट किया? यहाँ पर ये पार्क डिक्लेयर किया गया 1986 में, और इंडियन नेशनल पार्क मतलब एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1986 में, और फिर इंडियन नेशनल पार्क 1992 में। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग, ठीक है। ये पहली जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कर्नाटक है, अभी तसल्ली में डिस्कस किया। दूसरे का उत्तर प्रदेश है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। तीसरा जो है इसका आप लोगों को दोनों आंसर सही देखने को मिलेंगे, यानी कि आंसर सी हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर डेंगू फीवर के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत आंसर हो गए, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को सारे आंसर जो है वो सही मिलेंगे। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर है ए। तो कंफ्यूजियाना कतई नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ये जरूर बताना दोस्तों कितने टोटल क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं और आप लोगों का स्कोर जो है वो क्या बैठ रहा है, क्योंकि अपने आप को एनालिसिस करना ही आप लोगों का पर्पज होना चाहिए। और आर्टिकल आज कुछ ज्यादा ही हो गए, कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं सर इतना पढ़ा देते हो देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का होता है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय किया करो, टेंशन मत लिया करो, क्योंकि जितने अच्छी सी चीजों को सीखते हुए चलोगे उतना ही लंबे समय तक याद रख पाओगे, बस रिविजन करते रहना। शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है एस्थेटिसिज्म, इसका मतलब होता है वैराग्य, यानी एक तरीके से ना आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखने वाला आदमी, तपस्या करने वाला आदमी वैराग्य को प्राप्त हो गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके लिए एस्थेटिसिज्म वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। इनकन्विंसेबल है यहाँ पर, यानी कि समझ से बाहर, जिसको समझाया ना जा सके। तो यानी कि एक तरीके से कई बार आप लोगों ने सुना कि इस इंसान को कुछ ना समझा लो, ये उल्टे ही काम करेगा, वो वाली बात है। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने यह है अगैपी, इसका मतलब होता है इंतजार, यानी कि गैप बोलते हैं कई बार, या बेचैनी होना। रवेज यानी कि नाश करना, किसी चीज को नष्ट कर देना, यानी कि एक तरीके से बर्बाद कर देना, ठीक है, एक बोल सकते हो। नेक्स्ट है ब्लाइट, ये है नुकसान यानी कि क्षति पहुंचाना। तो ये कई सारे शब्द हैं, याद करने का आसान और सुरक्षित तरीका है कि सेंटेंस फॉर्म करो और लाइफ को एंजॉय करो। इनके ऊपर सेंटेंस बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है, नहीं तो फिर क्या करोगे, उला लाला उला लाला तो कौन कौन सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस जरूर बनाया करो यार, क्योंकि लंबे समय तक याद रख पाओगे। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक आप लोग जरूर देना। और सीरियस तरीके से आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हर एक एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर यहाँ पर इसको बेसिकली एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी कोर्स क्लास ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट एक बार डेमो लेक्चर आप लोग जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाए कि कैसा टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तभी आप लोगों को फायदा भी है, वरना पता चला आप लोगों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर, आप लोगों को फायदा होगा काफी ज्यादा। तो जरूर आप लोग चीजों को शेयर कीजिए, और इसी के साथ में टेस्ट सीरीज का जरूर पार्ट बनिए, और सी सेट किसी का कमजोर हो उसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक जरूर दे दिया करो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।